कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चेनपिंग बाओपिंग को लेकर सुई डायनेस्टी की तरफ निकल चुका है और तभी लियांग नाम के मिस्टीरियस तलवारबाज ने उन्हें ज्वाइन किया। दरअसल सॉन्ग जिनशिन की मदर एम्प्रेस सन रुइन चेनपिंग को खत्म करना चाहती थी, तो उसे रोकने के लिए मास्टर वान ने लियांग को हायर किया ताकि चेनपिंग ग्रेट डाली डायनेस्टी के बॉर्डर को क्रॉस कर पाए। इसी दरमियान चेनपिंग अपने साथियों के साथ एक माउंटेन पर पहुंच चुका था जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो चेनपिंग उसमें से एक व्हाइट पाइथन को बुरी तरह से घायल कर चुका। हालांकि यहाँ पर चेनपिंग को फील हो रहा था कि पाइथन उन्हें जान से नहीं मार रहे, बल्कि उन्हें तो किसी का इंतजार था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ब्लैक पाइथन मास्टर जू के एकदम करीब पहुँच गया था। तो मास्टर जू अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस पाइथन के जबड़े को होल्ड कर रहे थे और उतने में वो डेटी उन्हें बताने लगा कि बीस्ट तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला, बल्कि ये तो तुम्हें डिवावर करने से पहले इंतजार कर रहा है ताकि तुम अपनी वाइटल एनर्जी को फुल्ली एक्टिवेट करो। अगर उसने तुम्हें ऐसे ही निगल लिया तो ये तुम्हारी एसेंस और स्पिरिट को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अभी तक जिंदा कैसे बच गए। ये तुम्हारी एसेंस को हासिल करना चाहते ताकि इसका तुम्हें डिवावर करने से फायदा हो जाए। जिस पर मास्टर जू कहने लगे कि इनसे डरने का भी कोई फायदा नहीं, वैसे भी मौत तो पक्की होगी, तो डरपोक की मौत मरने से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इनका मुकाबला करूं। और फिर उन्होंने एक बार फिर से उस पाइथन पर पंच हिट कर दिया। यहाँ पर वो पाइथन भी उन्हें जानबूझकर सता रहा था। अगर वो चाहता तो मास्टर जू को वहीं पर खत्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर मास्टर जू उसका मुकाबला करते हैं और उधर से वो डेटी उन्हें बता रहा था कि इस पाइथन ने 100 सालों पहले 5वीं रेल्म के एक ची कल्टीवेटर को डिवावर किया था, तो उसी बंदे की एसेंस का इस्तेमाल करते हुए इसने 2 मिस्टिकल आर्ट्स को मास्टर कर लिया। इधर वो डेटी भी उन्हें भाषण देने के चक्कर में सीधा क्लिफ से नीचे फिसल गया और वहीं पर उस पाइथन ने मास्टर जू को पूरी तरह से जकड़ लिया। वेल यहाँ पर उस ब्लैक पाइथन ने उन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जो देखते साथ ही लिन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। और तभी वो डेटी लिन को बताने लगा कि तुम्हारे फादर ने जिस टैलिस्मान को एक्टिवेट किया था जल्दी से उसे डिस्ट्रॉय करो। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझ पर लगा हुआ बाइंडिंग स्पेल रिमूव हो जाएगा और फिर इस पाइथन से निपटने में मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर लिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस डेटी की बातों पर यकीन करे या ना करे, और उतने में वो डेटी उससे कहता है कि बिल्कुल हेजिटेट मत करो वरना तुम्हारा बाप इस पाइथन के पेट में जाएगा। वो कह रहा था कि अगर तुम उस टैलिस्मान को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई तो एटलीस्ट उस पर अपना पाव रख दो, उससे भी मेरा स्पेल रिमूव हो सकता है। जो सुनते साथ लिन फटाफट से उन क्लिफ को क्लाइंब करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगी। उसे कुछ भी करके अपने फादर को बचाना था और चेनपिंग के अलावा बस ये डेटी है जो कि उनकी मदद कर सकता। इधर चेनपिंग तुरंत ही लिन को बताने लगा कि इस डेटी की बातों में मत आओ, मेरे ख्याल से ये भी इन पाइथन्स के साथ मिला हुआ है। वो कह रहा था कि अगर ऐसी बात नहीं होती तो ये बीस्ट जरूर से तुम्हारा रास्ता रोकते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये तो चाहते ही है कि तुम उस टैलिस्मान के सिंबल पर पाव रखो। हालांकि लिन उसकी एक नहीं सुनती, वो तो बस उस टैलिस्मान की पावर को रोकना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ लिन शुआ परेशान हो गया। वो कह रहा था कि आखिर सीनियर लियांग कहाँ चले गए, इस वक्त हमें उनकी काफी सख्त जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ लिन उस टैलिस्मान के पास पहुँच गई, उस पर अपना पाव रखते हुए उस लेटर को दबा रही थी। साथ ही वो चेनपिंग से कह रही थी कि मेरे फादर सरवाइव करे या मारे जाए इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी मौत से सिर्फ मेरी ही दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उतने में उस टैलिस्मान की जगह से ग्रीन एनर्जी रिलीज होने लगी, जो देखकर ही लिन काफी ज्यादा परेशान हो गई और अब उस एनर्जी का भयानक फ्लो सीधे जाकर उस डेटी के अंदर समाने लगा। वो कह रहा था कि इस काम को करवाना बड़ा ही मुश्किल था, तुम लोगों ने मुझसे काफी ज्यादा मेहनत कराई। इनफैक्ट लिन जहाँ पर खड़ी थी वहाँ पर एक पौधा अपीयर हो गया, साथ ही साथ वो डेटी उसके पास पहुँच जाता है। वो लिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम अपने फादर को बचाने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट थी, मैं तुम्हारी जज्बातों को समझ सकता हूँ और इसी वजह से तो मैंने तुम्हारी जैसी बेवकूफ लड़की का इस्तेमाल किया। और अब जैसे उस डेटी ने अपनी स्टिक वहाँ पर हिट करी, उसमें से एक फ्लावर ब्लूम हो जाता है, साथ ही साथ उस फ्लावर में से एक बंदा बाहर आ चुका था। वेल ये था उस डेटी का असली फॉर्म। उन दोनों पाइथन से कहने लगा कि हमारी डील हुई थी कि मैं उस हैट वाले बंदे का मुकाबला करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। दरअसल यहाँ पर वो लियांग की बात कर रहा था। वो कहता है कि उससे तो हम मिलकर निपट लेंगे, लेकिन इन बाकी के नमूनों के साथ क्या करना है ये तुम देख लेना। लिन तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कह रही थी कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मगर उस बंदे को भला काहे इससे फर्क पड़ने वाला है। वो तो जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि इस बार जब ग्रेट डाली डायनेस्टी डिवाइन टाइटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उस वक्त मैं दोबारा से अपने अर्थ डेटी वाले स्टेटस को वापस से हासिल करूंगा। वेल इस बंदे का नाम था वेइबो।
वो लिन को बताने लगा कि तुम्हारे फादर ने अचानक से उस बंदे का नाम लिया, और अगर सच बताओ तो उसका नाम सुनकर ही ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया ही शेक हो गई। तुम्हारे फादर उस टैलिस्मान पर ग्रेट माउंटेन लिखना चाहते थे। अगर वो ऐसा करते तो शायद मुझे ग्रेट डैली डायनेस्टी के टाइटल की जरूरत भी ना पड़ती, मगर उस बंदे ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। वो बंदा नहीं चाहता था कि मैं इस कीदोनशान माउंटेन का राइटफुल गॉड बनूं। यहाँ पर लिन वेइबो पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा तुरंत ही साइड में हट गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी स्टिक की मदद से लिन को नीचे की तरफ फेंक दिया। वो कह रहा था कि उस लियांग ने यहाँ आकर 2 गलतियाँ कर दी। सबसे पहली गलती ये कि उसने यहाँ आने के बाद मुझे जरा भी रिस्पेक्ट पेश नहीं की, और दूसरी ये कि उसने मेरी पोजीशन छीनने की कोशिश की। उसने उन कैरेक्टर्स को डिसेंड होने से रोक लिया, और अब वो गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो लियांग से कह रहा था कि अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरे सामने आ जा। वेइबो की आवाज से वहाँ की सारी क्लिफ डिस्ट्रॉय होने लगी, जो देखते साथ ही बच्चे काफी ज्यादा पैनिक हो गए। इधर वेइबो कह रहा था, लियांग जल्दी से मेरे सामने आ जा, और उतने में ही बैम्बू सोड सीधे उसके आर पार घुस गई। वेइबो को तो इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी, और उतने में ही लियांग अपनी सोड को बाहर पुल करते हुए कहने लगा कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे। इधर वेइबो तो इतना ज्यादा घायल हो गया कि वो सीधे उस क्लिप से नीचे पटक जाता है। तब तक लियांग दोबारा से उसके पास वापस आ जाता है। उसके एक ही हमले की वजह से वेइबो का लहजा ही बदल गया। वो कह रहा था, सीनियर शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक्साइटेड होकर ये सब नहीं करना चाहिए था। जिस पर लियांग कह रहा था, अरे नहीं, तुमने तो इन पाइथन्स के साथ काफी अच्छी नौटंकी की। तुम तीनों का ड्रामा देखकर मुझे मजा आया। इधर ये दोनों पाइथन देखते ही कि उनका साथी तो अब लियांग के रहमो तले दबा है, इसलिए तुरंत ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगे। और तभी लियांग अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए उन दोनों पर हेवी प्रेशर रिलीज करने लगा, जिससे वो दोनों पाइथन वहीं पर पटक गए थे। वो कह रहा था, अरे नहीं, इतनी जल्दबाजी मत करना। जिसके बाद उस पाइथन पर जाकर बैठ जाता है। साथ ही वो चेनपिंग के साथियों से कहने लगा कि चलो फटाफट से मेरी तारीफें करना शुरू करो। तुम्हारी बॉडी में जितनी भी पावर्स बची है उस सब का इस्तेमाल करके मेरे नाम के नारे लगाओ। और तभी लिनहुआ उससे पूछने लगा कि लियांग, आखिर तुम इतनी देर से कहाँ गायब हो गए? अब ये मत बोलना कि तुम दोबारा से हल्का होने गए थे। जो सुनते साथ ही लियांग उसके सामने झगड़े करने पहुंच गया, मगर लिनहुआ ने तो रोते हुए उसे अपने गले लगा लिया। साथ ही चेनपिंग भी अपनी टीम के पास वापस आ चुका था। बाओपिंग उसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गई, मगर वो उसे समझा रहा था कि तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, ये तो बस मामूली से स्क्रैचेस है, बस कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने सीधे जाकर उसे गले लगा लिया। वहीं पर मास्टर जू लिन को बता रहे थे कि अगर तुम किसी चीज के हाथों मारे नहीं गए तो वो चीज तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। इन पाइथन्स के साथ फाइट करके मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिल चुका है। साथ ही साथ लियांग का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि रेड कैंडल टाउन पहुंचते ही मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सी वाइन खरीदूंगा। जिस पर लियांग कह रहा था, अरे यार, आपने तो वाइन का सरप्राइज खराब कर दिया। अगर आप बिना बोले वाइन परचेस करते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता। और तभी उसने देखा कि डेटी तो वहाँ से भागने की फिराक में है, इसीलिए लियांग तो सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उससे कह रहा था, ना ना ना, भागना तो अलाउड नहीं है। तो डेटी पैनिक होते हुए कहने लगा कि योर ग्रेस, प्लीज मेरे जैसे मामूली बंदे के साथ खिलौने जैसा मत खेलिए। और उतने में ही लिन लियांग से गुस्से में कहने लगी कि इसे बिल्कुल जिंदा मत छोड़ना। तो लियांग उससे पूछता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूं? इस बंदे के साथ तो मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं, मेरा तो बस एक ही फंडा है, नो कनेक्शन नो एनिमी, इसलिए मैं इस बंदे को नहीं मारूंगा। जिस पर लिन कह रही थी कि इन दोनों कमीने पाइथन्स ने हमें काफी देर तक परेशान किया, और उनकी इस हरकतों के पीछे ये बंदा ही मास्टरमाइंड था। अब अगर फिर भी तुम इसे नहीं मारोगे तो मैं ये समझूंगी कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं, तुम में इतना दम ही नहीं कि तुम एक डेटी को खत्म कर पाओ। जो सुनते साथ ही लियांग जोर जोर से हंसते हुए सीधे उस व्हाइट पाइथन के माथे पर सवार हो गया। वो बड़ी ही तेजी के साथ लिन के करीब पहुंच चुका था, और वहीं पर ब्लैक पाइथन बिल्कुल भी लियांग के हाथों मार नहीं खाना चाहता, इसलिए उसने दोबारा से बेहोशी का नाटक किया। इधर लियांग लिन से कह रहा था कि तुम तो मुझे ऐसा ऑर्डर दे रही हो मानो तुम मेरी बीवी हो, लेकिन अगर सच बताओ तो हम दोनों का रिश्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उम्र में काफी छोटी और पतली हो, और अगर मेरी चॉइस की बात की जाए तो मुझे मोटी लड़कियां पसंद आती। जो सुनते साथ ही लिन एक बार फिर से उस पर भड़क गई। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम्हारी बकवास बंद कब होगी। वहीं पर मास्टर जू अपनी बेटी को समझाने लगे कि तुमने सीनियर लियांग के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन पाइथन और उनके मास्टर के साथ कैसे निपटना है इसका फैसला लियांग लेंगे, हम लोग तो बिल्कुल भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो सुनते साथ ही लियांग कहने लगा, चलो अब इन सबकी किस्मत का फैसला करूंगा। और अब वो डेटी से कहने लगा कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हूँ,
लेकिन तुमने मेरे साथियों के साथ काफी देर तक फाइट की। जरा देखो तुम्हारी वजह से ये लोग कितने ज्यादा घायल हो गए। तो अब तुमने भी मेरे साथियों को थोड़ा बहुत कंपेंसेशन देना चाहिए, तभी जाकर उनका गुस्सा ठंडा होगा। जो सुनते साथ ही वो डेटी भी तुरंत ही इसके लिए राजी हो गया। अब अगले सीन में हम 3 जायंट टर्टल्स को देख पाते हैं। दरअसल यही उस डेटी की तरफ से इन सब के लिए एक तोहफा था। लिन हुआ तो खुश होकर लियांग की तारीफें करते हुए कहने लगा कि इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया। काश मेरे पास भी लियांग जैसी एबिलिटीज होती। जिस पर लिनशुआ कह रहा था, क्या तुम कभी हार्डशिप को फेस कर सकते हो? अगर तुमने मुश्किलों को फेस करना सीख लिया, फिर तुम आगे चलकर ऐसे ही कारनामे करोगे। जिस पर लिनहुआ कहने लगा, ना, मुसीबतें तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जिस पर लिनशुआ कहने लगा, फिर तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हें ढेर सारी किताबें पढ़नी होगी, फिर तो तुम अपनी बातें और नॉलेज दिखाकर ही किसी को भी इम्प्रेस कर लोगे। जिस पर लिनहुआ कह रहा था कि एक बार मुझे मेरी मदर ने बताया था कि जो तुम्हारी किस्मत में है वो तुमसे कोई भी छीन नहीं सकता। लेकिन सच बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे चलकर बस एक लूजर रहूंगा। ऑलरेडी मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब है और मेरे फादर को तो बिल्कुल शराब से फुर्सत नहीं मिलती। आगे चलकर अगर किसी ने मेरी फैमिली को परेशान किया तो मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा, और इसी वजह से मैंने एक और बैकअप प्लान तैयार किया। मैं चाहता हूँ कि लियांग मेरी माँ के साथ दूसरी शादी कर ले, फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर चेनपिंग बाम्बूज की कटिंग कर रहा था। तो लियांग उसे बताता है कि ये सारा जंगल वेइबो से कनेक्टेड है। उस डेटी की हजारों सालों की ऑरा इस जंगल ने एब्सॉर्ब की। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस हरकत को देखकर वेइबो को खुशी होगी। जिस पर चेनपिंग कहने लगा कि मैं उस बंदे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, भले ही वो अपनी पावर्स के लिए इस जंगल पर डिपेंड रहता, लेकिन मैं बस खुद की ऑरा पर यकीन करता हूँ। मेरे सीने के अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो इस जंगल की ऑरा से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो लियांग उससे कहता है कि थोड़ी देर पहला मैंने तुम्हारे साथ एक मैटर डिस्कस किया था, तो बताओ तुमने उसके बारे में क्या सोचा है? जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि ठीक है, मैं एक बार कोशिश करना चाहूंगा। और अब हमें एक केव का सीन दिखाया गया, जहाँ पर चेनपिंग उन 2 पाइथन से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर चेनपिंग उन दोनों को बताने लगा कि मैंने एक माउंटेन को परचेस किया था, उसे डाउन एंड आउट माउंटेन कहा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उस माउंटेन को अपना घर बना लो। तुम्हें वहाँ पर रुककर मेरे घर को प्रोटेक्ट करना होगा। बस मेरी एक ही शर्त है कि तुम दोनों अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी ह्यूमन पर अटैक नहीं करोगे। हाँ, अगर किसी इंसान ने खुद होकर तुम पर हमला किया तो तुम सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा, लेकिन विदाउट रीजन तुम कोई किलिंग नहीं करोगे। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई है? जो सुनते साथ ही व्हाइट पाइथन ने उसे गुस्सा दिखाना शुरू किया। चेनपिंग बता रहा था कि डाउन एंड आउट माउंटेन को छोड़कर मेरे पास और 4 माउंटेन्स हैं, मगर उनमें से 3 माउंटेन्स को मैंने मास्टर रुआन को उधार दिया है। तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तुम उस माउंटेन पर भी जा सकते हो। तुम्हें रहने के लिए माउंटेन्स मिलेंगे और तुम्हें बदले में बस मेरे घर को प्रोटेक्ट करना है। अब अगर तुमने इस ऑफर को ठुकरा दिया तो मुझे मजबूरन होकर तुम्हें मारना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन उसके काफी करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसने चेनपिंग पर कोई हमला नहीं किया क्योंकि उसने चेनपिंग की बात मान ली थी। चेनपिंग कह रहा था कि इस किदुनशान माउंटेन की ऑरा तो मेरे माउंटेन्स के सामने कुछ भी नहीं। अगर तुमने वहाँ जाकर कल्टीवेट किया तो तुम्हें दुगना फायदा होगा। मगर फिर भी व्हाइट पाइथन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो बड़े ही गुस्से में आकर अपने ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया। चेनपिंग कह रहा था कि लियांग ने ऑलरेडी तुम्हें हरा दिया है, अगर वो चाहता तो तुम्हें मार देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर मेरे पास लियांग जैसी एबिलिटीज होती तो मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज रात हमने तुम्हारा ही मीट खाया होता। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम इंसानों का कत्ल करो। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम डेटी को देख पाते जो कि सारी बातें सुन रहा था, और उतने में लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो डेटी से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम चेनपिंग के बीच में बिल्कुल इंटरफेयर मत करो। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि खुशकिस्मती में बदकिस्मती छुपी होती है, और वहीं पर बदकिस्मती में खुशकिस्मत हो सकते हो। सो ये लकी और अनलकी वाला रूल तुम पर और चेनपिंग पर फुल टू मैच होता। मगर लियांग की बातें सुनकर डेटी को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। वो कह रहा था, प्लीज आसान भाषा में समझाओ कि तुम कहना क्या चाहते। जो सुनते साथ ही लियांग छलांग लगाते हुए एक बैम्बू ट्री पर जाकर बैठ जाता है। जो देखते साथ ही डेटी इमोशनल होकर कहने लगा कि प्लीज मेरे ट्रेजर के साथ ऐसा बर्ताव मत करो, और अब वो बड़ी ही प्यार से इस बैम्बू ट्री का लाड करने लगा। तभी लियांग कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये बैम्बू सी हेवन ही तुम्हारा आर्टिफैक्ट है। इसी खजाने को तुम इतने सालों से संभाल कर रखते आए, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो इसी बैम्बू फॉरेस्ट की वजह से न जाने कितनी सारी मॉर्टल तुमसे नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर तुमसे तुम्हारी गोल्डन बॉडी और
तुम्हारा गॉड वाला टाइटल छीन लिया। तो वेइबो लियांग के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मैं इस कीदुनशान माउंटेन का लैंड गॉड हूँ। हजारों सालों पहले डिवाइन वाटर किंगडम के पुराने एम्परर ने मुझे मिलने बुलाया था। उन्होंने मेरे साथ माउंटेन गॉड के टाइटल के बारे में डिस्कस किया। उन्होंने मुझे माउंटेन गॉड बनाने का फैसला कर लिया था, मगर फिर हमारी किस्मतों ने बड़ा ही अजीब सा मोड़ लिया। उस वक्त डेली डायनेस्टी का सॉन्ग क्लैन काफी तेजी के साथ राइज होने लगा और देखते ही देखते डेली डायनेस्टी में उनकी हुकूमत शुरू हो गई। उस वक्त डेली डायनेस्टी का जो फाउंडिंग एम्परर था उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई, तो उस बंदे ने गुस्से में आकर मुझसे मेरी पोजीशन छीन ली। मेरा टाइटल मेरे हाथ से जा चुका था और इसी वजह से मुझे अर्थ पर आना पड़ा। वो लोग मुझे अभी भी बहुत बड़ा पापी मानते हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जो सुनते साथ ही लियांग कहने लगा, अरे अरे तुम्हारी कहानी सुनकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। और तभी वो डेटी उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए पूछने लगा कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे इस बैम्बू स्टाफ के बारे में कैसे पता चला? मैंने आज तक ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की थी कि ये बैम्बू फॉरेस्ट हेवन से यहाँ आया है। तो लियांग उसे बताने लगा कि अरे एक बार मैंने बैम्बू सी हेवन में ट्रैवल किया था, वहाँ पर एक लेडी बैम्बू के साथ मेरा चक्कर चला था, तो उसी से मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर उन पाइथन्स की जगह पर चेनपिंग तुम्हें उसके माउंटेन पर मूव होने का ऑफर देता तो तुम क्या करते? जिस पर वो डेटी कह रहा था कि मैं तो तुरंत ही उस बंदे की बात मानकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाता। जो सुनकर लियांग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहने लगा कि अरे वाह, तुमने तो अपने आधे जंगल को बचा लिया। उस डेटी ने देखा कि उसके तो 4-5 बैम्बू के पेड़ कट चुके हैं। वो कह रहा था, ग्रेट इमॉर्टल प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। जिस पर लियांग कहने लगा कि मैं इन दोनों पाइथन की हकीकत को अच्छे से जानता हूँ। दरअसल ये दोनों भी एक इमॉर्टल के शतरंज के प्यादे हैं। इन्हें ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन के नाम से जाना जाता था। और अब हमें वो दोनों पाइथन दिखाए गए जिन्होंने दोनों साइड से चेनपिंग को घेर लिया था। साथ ही साथ बैकग्राउंड में लियांग हमें उनकी कहानी बताता है। वो कहने लगा कि ये ब्लैक चेस पीस एक ग्रेट ड्रैगन को स्ले करने की चाबी है, इसलिए वो अच्छे से जानता है कि उसने खुद के गुस्से को काबू कैसे करना है, क्योंकि वो बिल्कुल जल्दी मरना नहीं चाहता। उसका एक मकसद है। और वहीं पर व्हाइट पाइथन बस एक व्हाइट कलर का चेस पीस था जिसका कोई मकसद नहीं, इसलिए व्हाइट पाइथन बस यहाँ पर अपनी मर्जी चलाती है। कोई उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर वो चाहे तो किसी को भी खत्म कर दे। ये सब सुनकर वो डेटी कह रहा था कि आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आपने उस बच्चे को उन दोनों सांपों के बीच छोड़ दिया। तो लियांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें लगता है चेनपिंग मुझसे मदद मांगेगा? जिस पर वो डेटी कह रहा था, हाँ बिल्कुल उसने मांगनी चाहिए, कोई भी बंदा अपनी जान से ऐसे ही नहीं खेल सकता। जिस पर लियांग कहता है, चलो फिर क्यों ना एक शर्त लगाई जाए। मैं शर्त लगाता हूँ कि चेनपिंग मेरे सामने रिक्वेस्ट करेगा और तुम शर्त लगाओ कि चेनपिंग मेरे सामने रिक्वेस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर लियांग ने उसी की बात उसी पर घुमा दी थी। तो वेइबो कहता है, ठीक है मैं आपके साथ शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर अगर मैं हार गया तो आप मेरे साथ क्या करोगे? जिस पर लियांग कह रहा था कि वो देखो वहाँ पर तुम्हारे जितने भी बाम्बू के पौधे हैं वो सब के सब गायब हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने फॉर्म में दोबारा से वापस भेज दूंगा। तो बेचारा बंदा टेंशन में आते हुए पूछने लगा कि ग्रेट इमॉर्टल बताओ फिर मेरे जीतने के कितने चांसेस हैं? तो लियांग कहता है कि बस 100 में से 1% चांस है कि तू जीत जाएगा। और फिर वो चिल्लाते हुए चेनपिंग से कहने लगा कि अगर तुझे जरूरत पड़ी तो बस मुझे आवाज लगाना, मैं फटाफट से तेरी मदद करने पहुँच जाऊंगा। इधर वो डेटी कह रहा था, सीनियर आपने तो मेरे साथ चीटिंग की, अब आपने चेनपिंग को ऑलरेडी बता दिया है कि आप उसकी मदद करोगे तो जरूर से आपको अंदर बुला लेगा। तो लियांग उनसे कह रहा था, मेरे भाई इतने भी उदास मत हो सकता है कि चेनपिंग अकेले उन दोनों पाइथन से निपट ले, उसके पास भी हुक्म का कोई इक्का होगा जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर चेनपिंग उस व्हाइट पाइथन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें सारे फायदे बता दिए हैं, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, बताओ तुम क्या करना चाहती। और हाँ ये मत सोचो कि लियांग यहाँ आकर तुम्हें बचा लेगा। दरअसल मेरे होम टाउन पर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है कि किसी पर डिपेंड मत रहना, अगर मैं खुद कोई काम नहीं कर सकता तो मैं दूसरों से मदद कैसे मांग सकता हूँ। और शायद ये बात लियांग भी अच्छे से जानता था और इसी वजह से वो इस डिस्कशन में शामिल नहीं हुआ। उसे पता था कि अगर वो यहाँ रहता तो तुम लोग मुझे इग्नोर करते। मैं जानता हूँ तुम मुझे मारना चाहती, लेकिन तुम बस लियांग की वजह से खामोश हो, मगर लियांग से डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझ पर एक्शन ले सकती हो। जो सुनते साथ ही वो व्हाइट पाइथन सीधे चेनपिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगी, मगर उसी वक्त ब्लैक पाइथन ने उस पर हमला कर दिया। यहाँ पर व्हाइट पाइथन बुरी तरह से तड़प रही थी। इधर उस डेटी को भी पाइथन की आवाजें सुनाई देने लगी। तो लियांग से कहता है कि क्या तुम उस बच्चे की मदद नहीं करोगे? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बच्चा उनके बीच में मारा जाएगा।
इधर चेनपिंग उस ब्लैक पाइथन से कहने लगा कि इसे छोड़ दो, इसे इसका फैसला खुद लेने दो। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन ने तुरंत ही व्हाइट पाइथन को रिलीज कर दिया। यहाँ पर चेनपिंग कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों हो गई। मैंने तुम्हारे एक विंग को काट दिया था और इसी वजह से तुम मुझे पसंद नहीं करती। खैर तुम इंसानों की भाषा समझ सकती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने हेड को नॉड करके बस मुझे जवाब दो। हालांकि व्हाइट पाइथन उसके टर्म्स को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने तो सीधे चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए और एक बार फिर से चेनपिंग उसके जबड़े को होल्ड करके साइड में हट गया। इधर डेटी उसके लिए और भी ज्यादा परेशान हो गया, मगर लियांग कह रहा था कि ये चेनपिंग का फैसला है, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अब फाइनली वो मैजिकल मोमेंट आ गया जहाँ पर हमें चेनपिंग के माइंड स्पेस का नजारा दिखाया जाता है। कई सारी हेवी सोर्स उसके माइंड स्पेस में डिसेंड हो गई। साथ ही साथ वहाँ पर सोर्ड की पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर सोर्ड फेरी उसमें से बाहर आ गई। ये सीन वाकई कमाल का था। यहाँ पर सोर्ड फेरी सीधे चेनपिंग के पीछे खड़ी हो गई और वहीं पर चेनपिंग अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए व्हाइट पाइथन से कहने लगा कि मैंने तुम्हें फैसला लेने का मौका दिया था। उसके हाथों में बहुत ही भयानक सोर्ड एनर्जी जमा हो रही थी। तब तक व्हाइट पाइथन भी उसे निगलने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गई और फिर यहाँ पर चेनपिंग ने अपनी हेवनली सोर्ड को हुक्म दिया कि सोर्ड चल आ जा। और फिर क्या उसके एक ही इशारे पर वहाँ पर बहुत ही गजब की पावर्स रिलीज होने लगी। चेनपिंग के तलवार की एनर्जी ने उस व्हाइट स्नेक की बॉडी को बुरी तरह से डैमेज करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही सेकंड्स में उसकी बॉडी खून से लथपथ हो गई। इतना ही नहीं, चेनपिंग की खतरनाक एनर्जी उस पूरे जंगल में फैल गई, जिससे डेटी तो सीधा नीचे पटक चुका था। इनफैक्ट बाओपिंग और लिनहुआ वहाँ से काफी ज्यादा दूर थे, मगर उस एनर्जी से उन पर भी असर होने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इतना भयानक तूफान कैसे आ गया। साथ ही उस केव में से हम एक जायंट सोर्ड को बाहर रिलीज होता हुआ देख पाते हैं, जो कि अपने खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते हुए उस पूरे इलाके को डोमिनेट करने लगी। सो ये थी हमारे हीरो चेनपिंग की असली पावर, जिसने बस कुछ ही पलों में इस पूरे फॉरेस्ट को ही शेक करके रखा। और अभी भी चेनपिंग कल्टीवेशन की पहले लेवल पर था। सो गाइस जस्ट इमेजिन, जब वो 10वीं लेवल पर जाए तब उसकी पावर कैसी होगी। यहाँ पर चेनपिंग की हेवनली सोर्ड सीधे आसमान को कट करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लियांग को पता था कि अगर इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसलिए तुरंत ही उसने हवा में जंप लगाते हुए चेनपिंग की सोर्ड पर एक अटैक कर दिया, जिससे उस सोर्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे और फाइनली वो सोर्ड एसेंस पूरी तरह से वैनिश हो गया। यहाँ पर लियांग भी इम्प्रेस होते हुए कहने लगा कि वाह क्या ही कमाल की सोर्ड एनर्जी थी। मानना पड़ेगा चेनपिंग एक ऐसा बंदा है जिसके साथ आगे चलकर मैं बैटल कर सकता हूँ। सिर्फ यही बंदा मेरा एक फ्रेंडली ओपोनेंट बनने के काबिल है। जिसके बाद सीधे चेनपिंग के पास केव में पहुँच गया। उसने देखा कि चेनपिंग ने व्हाइट पाइथन का काम तमाम कर दिया है। साथ ही वहाँ पर व्हाइट पाइथन की इनर कोर पड़ी हुई थी। तो लियांग ब्लैक पाइथन से कहने लगा कि चलो जल्दी से आकर इसे स्वैलो कर लो, इससे तुम्हें 200 या 300 सालों की कल्टीवेशन एक ही झटके में हासिल होगी। और हाँ, इस कोर को खाने का मतलब ये है कि तुम्हें चेनपिंग की शर्तें मंजूर थी। जो सुनते साथ ही ब्लैक पाइथन ने फटाफट से उस कोर को निगल लिया। यहाँ पर चेनपिंग ये सब देखकर कहने लगा कि ये दोनों न जाने कई सौ सालों से एक साथ थे, मगर फिर भी इस पाइथन ने अपनी साथी की कोर को डिवावर कर लिया। जिस पर लियांग कह रहा था मेरे दोस्त, एक ही माउंटेन पर 2 टाइगर्स नहीं रह सकते। इनके पास ना ही समझ है और ना ही नॉलेज, इसलिए इन्हें दुनियादारी की बातें पल्ले नहीं पड़ती। तुम जरा इस ब्लैक पाइथन को केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये कितना ज्यादा खुश है। ऐसा लगता है कि व्हाइट पाइथन को न जाने कब से ही डिवावर करना चाहता था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। अगर इन माउंटेन स्पिरिट्स की बात की जाए तो इनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना। खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि पाइथन तुम्हारे साथ वफादार रहे तो तुम्हें इस पर अपना डोमिनेंस साबित करना होगा, और जैसे ही तुम्हारी डील पक्की हो जाए तुम्हें इसे प्यार से भी रखना पड़ेगा। तुम्हारी प्यार और डांट का कॉम्बिनेशन अगर सही रहा तो ये जरूर से तुम्हारे माउंटेन को प्रोटेक्ट करेगा। वैसे मैंने देखा तुमने अपनी ढेर सारी सोर्ड एनर्जी को जाया कर दिया, क्या तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं लग रहा? जिस पर चेनपिंग कह रहा था ना, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि ये फ्रस्ट्रेशन तो काफी दिनों से मेरे सीने में कैद था, जो कि आज मैंने रिलीज कर दिया। सच बताओ तो आज मुझे काफी बेटर फील हो रहा। पहले तो मैं मार्शल आर्ट को बस सरवाइव करने के लिए ही प्रैक्टिस किया करता था, मगर आज मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा असली टारगेट क्या है। मैं तो कल्टीवेशन के शिखर को छूना चाहता हूँ। जो सुनकर लियांग भी इम्प्रेस होकर हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उस डेटी के साथ शर्त हार गया। और तभी वो डेटी भी उनके सामने अपीयर हो गया। लियांग उस डेटी से कह रहा था कि मुझे तुम्हारे फॉरेस्ट से एक सबसे पावरफुल बैम्बू चाहिए, उसका यूज करके मैं एक नई सोर्ड बनाना चाहता हूँ। मैं
मेरी बाम्बू सोड तो चेनपिंग की सोड एनर्जी की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो गई। और हाँ, ये बात मत भूलो कि चेनपिंग की मदद के साथ ही तुमने मुझे शर्त में हरा दिया, वरना तो मैं तुम्हारा आधा बाम्बू फॉरेस्ट काटने वाला था। तो डेटी कहता है कि मैं जरूर से चेनपिंग के लिए एक बेहतरीन सा तोहफा दूंगा। और फिर क्या, डेटी ने दिया हुआ तोहफा लेकर लियांग अपने साथियों के पास पहुंच गया। लियांग ने बता रहा था कि तुम सबको इसमें से एक एक ट्रेजर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सभी बच्चे ट्रेजर्स कलेक्ट करने चले गए। यहाँ पर बाओपिंग चेनपिंग को बुला रही थी कि आप भी आकर आपके हिस्से का ट्रेजर कलेक्ट कीजिए। तो चेनपिंग उसे बताता है कि तुम अपने हिस्से का ट्रेजर चूज करो, मेरी फिक्र मत करो। लेकिन बाओपिंग चेनपिंग को भी ट्रेजर देना चाहती थी, तो तुरंत ही अपने दोस्तों को साइड में हटाते हुए चेनपिंग के लिए ट्रेजर ढूंढने लगी। इधर मास्टर जू को एक पिल मिली, वो तो उसे देखकर ही हैरान थे। वो कहते क्या वाकई ये पिल हजारों साल पुरानी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक एंशिएंट ट्रेजर को छू पा रहा हूँ। यहाँ पर बाओपिंग ने चेनपिंग के लिए एक सोड सिलेक्ट की थी, मगर लियांग उससे कह रहा था कि मेरे ख्याल से ये सोड तुमने रखनी चाहिए, जिसके बाद तुम्हें बस एक सोड नर्चरिंग गोड की जरूरत पड़ेगी। फिर वो गोड तुम्हारी लेफ्ट साइड पर होगा और ये तलवार तुम्हारी राइट साइड पर। इतना ही नहीं, फिर तुम लाल कपड़े पहनकर एक घोड़े पर सवार हो जाना और मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी जियांगू का चक्कर लगाना। फिर तुम देखती जाओ कि कैसे लोग तुम्हें प्रेज करेंगे। बाओपिंग तो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई और उतने में चेनपिंग वहाँ पर पहुँच जाता है। अब यहाँ पर बाओपिंग उसे अपनी सोड देने की कोशिश करने लगी। हालांकि चेनपिंग उससे कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम्हें ये सोड पसंद आई, तो मैं चाहता हूँ कि ये सोड तुम रख लो। वहीं पर लियांग कहने लगा, हाँ बिल्कुल, चेनपिंग तो एक तलवारबाज है, भला उसे तलवार की क्या जरूरत पड़ेगी। और अब हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर डेटी ने चेनपिंग से वादा किया था कि वो चेनपिंग के माउंटेन पर जाकर उसके लिए एक बाम्बू का हाउस बनाएगा, ताकि चेनपिंग वहाँ जाकर सीनरी का मजा उठा पाए। जिस पर चेनपिंग कह रहा था, हाँ जरूर, उस माउंटेन पर आप, मैं और हमारा ब्लैक सरपंट रहेगा। और अभी दोनों भी डेटी वेइबो से अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें एक अनजान शहर दिखाया गया, जहाँ पर एक लड़की ग्यूकिन को प्ले कर रही थी। वेइबो ने देखा कि उसका स्टैचू जो कि अंडर वाटर पड़ा था, वो इसी बंदी ने बाहर लाया। मेरे ख्याल से यही बंदी आगे चलकर वेइबो की पार्टनर बनेगी। वो कह रहा था कि मैंने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। खुशकिस्मती और बदकिस्मती ये आपस में उलझी हुई है। ग्रेट इमॉर्टल लियांग ने सही बोला था कि मैं बस इस बाम्बू फॉरेस्ट से प्यार करता हूँ और हजारों सालों से इसी में कैद रहा। मैं इस बाम्बू फॉरेस्ट की पावर में इतना ज्यादा खो गया कि मॉर्टर रेल्म के साथ मेरा जो कार्मिक कनेक्शन था उसे पूरी तरह से भूल गया। लेकिन अब मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हट चुकी है, अब मैं सच्चाई को देख सकता हूँ। सीनियर लियांग ने मेरी सबसे बड़ी उलझन को सुलझा दिया और उन्हीं की मदद से मैंने अपने डिमोनिक बैरियर को ब्रेक कर दिया। तब तक ब्लैक पाइथन भी वेइबो के पास पहुँच चुका था। उस पाइथन से कहने लगा कि क्या तुम्हें पता है लियांग ने चेनपिंग की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो चाहता था कि चेनपिंग खुद की मदद खुद करे। एक जमाने में मैं डिवाइन वाटर किंगडम का राइचस गॉड हुआ करता था, मगर डिवाइन वाटर किंगडम के साथ मेरा स्टेटस भी गिरने लगा। मुझे इतना ज्यादा गिराया गया कि मैं एक मामूली सा लैंड गॉड बन गया और इसी वजह से मैं तुम दोनों के साथ भी अच्छे से नहीं रह पाया। ब्लैक एंड व्हाइट पाइथन, तुम मेरे पड़ोसी थे, लेकिन मैंने अपने बुरे कामों में तुम्हें भी शामिल किया। दरअसल मैं डायली डायनेस्टी के काम करके अपना फायदा कराना चाहता था। मुझे लगा था कि वो लोग मुझे प्रॉपर टाइटल के साथ नवाजेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनके चक्कर में मैं बस बुरे कामों में फंसता गया। मगर आज मैंने ठान लिया कि मैं बस अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करूंगा और उसके ऐसा कहते साथ ही उस फॉरेस्ट में मौजूद सारी ऑरा वेइबो की बॉडी में समाने लगी। यहाँ पर हम वेइबो का असली फॉर्म देख पाते हैं। वो एक बड़ा ही शानदार गॉड के अवतार में तब्दील हो गया। वो ब्लैक पाइथन को बता रहा था कि अब मैं खुद की मेहनत के साथ एक सेंट बनूंगा। साथ ही उसने ब्लैक पाइथन के सामने एक पाउच रखा जिसके अंदर स्मॉल टाउन के ट्रू ड्रैगन के गोल्ड स्टोन्स थे। वो उसे बता रहा था कि ये चेनपिंग की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। वेल, इन स्टोन्स में इस दुनिया के सबसे आखिरी ट्रू ड्रैगन का स्पिरिचुअल ब्लड है। दुनिया के पावरफुल से पावरफुल बीस्ट भी इन्हें हासिल करने के लिए मरे जाते। सो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि चेनपिंग ने ये तुम्हें तोहफे में दिया। सो चलो अब हमने चेनपिंग के माउंटेन की तरफ निकलना चाहिए। उसका डाउन एंड आउट माउंटेन ही हमारा घर होगा। हम वहाँ पर जाएंगे और लोगों को आउट करेंगे। सो इस तरह से ये दोनों भी अपने नए घर की तरफ रवाना हो गए। वही दूसरी तरफ चेनपिंग बाओपिंग से
कहने लगा कि लियांग ने बताया था कि वेइबो का बाम्बू फॉरेस्ट काफी ज्यादा स्पेशल है। सो अगर तुम चाहो तो मैं वहाँ के बाम्बू का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए एक नई बास्केट बना सकता हूँ। हालांकि बाओपिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रही थी मार्शल अंकल यही बास्केट मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। इनफैक्ट मैंने तो इसे ऑलरेडी एक नया नाम दिया। मैं इसे बुलाती हूँ ग्रीन कोट। जो सुनते साथ ही लियांग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था पता नहीं इस बच्ची के दिमाग में इतने फालतू आइडिया कहाँ से आते। शुक्र मनाओ कि बाओपिंग थोड़ी सी क्यूट है, वरना मेरी तो हंस हंस के जान चली जाती। तभी चिनपिंग उससे कहने लगा कि जब मेरा डाउन एंड आउट माउंटेन पर घर बनेगा तब मैं चाहता हूँ कि तुम खुद ही उस घर को कोई नाम दो। जो सुनते साथ ही लियांग बड़े ही स्टाइल के साथ अपने जलवे दिखाते हुए कहने लगा कि उस घर को हम बुलाएंगे लियांग द फियर्स टावर। लियांग की आवाज सुनकर ही जंगल के परिंदे इधर उधर भागने लगे, मगर उसके इस नाम को चिनपिंग और बाओपिंग ने फुलटो इग्नोर मारा। वो कह रहा था अरे रुको मैं कोई दूसरा नाम सजेस्ट करूंगा, मगर चिनपिंग ने उससे आइडिया लेने का ख्याल दिल से ही निकाल दिया। और अब इसी यहीं पर कट होकर हमें ग्रेट डैली डायनेस्टी का नजारा दिखाया गया, जहाँ के पैलेस के सामने ढेर सारे सिपाही तैनात थे। साथ ही साथ उस पैलेस के आसपास बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। ऐसा लगता है कि मानो ये पावर उस पैलेस को प्रोटेक्ट कर रही हो। दरअसल ये एसेंस एक बहुत ही भयानक सोर्ड से रिलीज हो रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है डैली डायनेस्टी का होने वाला एम्परर, जो कि एक जमाने में चिनपिंग का पड़ोसी हुआ करता था। और ये कोई और नहीं बल्कि है सॉन्ग जिनशिन। और इसी वजह से सन रोइंग चिनपिंग को मारना चाहती थी। यहाँ पर उसकी सर्वेंट जिगुई उसके लिए चाय लेकर आई थी। यहाँ पर जिगुई सॉन्ग जिनशिन को बताने लगी कि मैंने सुना है बहुत ही पावरफुल बंदे ने चिनपिंग के साथ अलायंस की, वो उसे ग्रेट डैली डायनेस्टी के बॉर्डर को क्रॉस कराएगा। जिस पर सॉन्ग जिनशिन कहता है कि चाहे वो लियांग कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, उसे अपनी हरकतों के लिए डैली डायनेस्टी को जवाब देना पड़ेगा। अब इसी ने ही पर कट होकर हमें एक रिवर का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदे के पहुंचते ही पूरी तरह से खलबली मच गई थी। और उतने में वहाँ पर एक दूसरे वॉरियर की भी एंट्री हो गई। वो कह रहा था कि मैं यहाँ पर चिनपिंग के साथ ही लियांग की पावर को विटनेस करने आया हूँ। मैंने सुना था कि वो एक महान तलवारबाज है। जिस पर वो दूसरा कल्टीवेटर कहने लगा कि फिर तो हमने उसके आने का इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये ग्रेट डैली डायनेस्टी की बॉर्डर थी। अगर चिनपिंग ने अपना आगे का सफर पानी के रास्ते से पूरा किया तो उसे यहीं से गुजरना होगा। साथ ही ये दोनों बंदे उसके दोस्त है या दुश्मन ये वक्त आने पर पता चलेगा। हमें रेड कैंडल सिटी का एक टेम्पल दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा इंपीरियल डिक्री लेकर पहुँच गया था। वो कह रहा था कि 1000 मीलों के अंदर जितने भी वाटर, माउंटेन, अर्थ एंड रिवर डेटीज मौजूद है उन सब के लिए मैं एक संदेशा लाया हूँ। ये पैगाम है ग्रेट डैली डायनेस्टी के एम्परर का। 1000 मीलों तक जितने भी डेटीज मौजूद है, एम्परर चाहते हैं कि उन सब ने मिलकर चारों डायरेक्शन को सील करना है। आप सभी को एक महान तलवारबाज को मारने का हुक्म है, जिसका नाम है लियांग। वाली सेल्डर का नाम था हान शिलांग। वो कह रहा था कि अगर तुम में से कोई भी उस लियांग के सामने डर गया या फिर अपने पावर्स को हाइड किया तो फिर उसका अंजाम काफी ज्यादा बुरा होगा। उस पर्सन का नाम हमारी ग्रेट डैली डायनेस्टी की बुक से हटाया जाएगा, साथ ही साथ उसका टाइटल भी छीन लिया जाएगा। और उतने में हान शिलांग के हाथ में जो लैंटर्न था उसमें से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होती हुई इन स्टैचूज के अंदर समाने लगी, जिसके चलते वो स्टैचूज भी अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। वो कह रहे थे कि हजारों सालों पहले ग्रेट डैली डायनेस्टी को बचाने के लिए हमने अपनी जान गंवा दी और तभी से हम डैली डायनेस्टी की ऑफरिंग को एंजॉय करते आ रहे हैं। उन्होंने हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। सो अब हमें अपनी गोल्डन बॉडी ही शैटर क्यों न करनी पड़ जाए, लेकिन हम उस लियांग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी ग्रेट डैली डायनेस्टी का दुश्मन है तो उसे अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी। और अब वो सभी लोग हान शिलांग को ग्रीट करने लगे, क्योंकि हान शिलांग ग्रेट डैली डायनेस्टी के राइट्स ऑफिशियल का मिनिस्ट्री था। सो गाइस इस सोर्ड ऑफ कमिंग की दुनिया में डेटीज को भी काम पर लगाया जाता है और ये सारे डेटीज ग्रेट डैली डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल थे। इनफैक्ट इन सभी डेटीज के पास जो टाइटल्स है वो भी एम्परर ने ही बहाल किए थे। वहीं पर हान शिलांग बताने लगा कि इस लियांग को खत्म करना तुम सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसे खत्म करके आप सभी लोग ढेर सारी मेरिट्स को अचीव कर पाओगे। वैसे भी हमने सदर्न रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पर ढेर सारी नई बेटर और हायर पोजीशंस अवेलेबल होगी। सो अगर तुम्हें उन पोजीशंस का फायदा उठाना है तो लियांग को मारना पड़ेगा। इतना कहते साथ ही हान शिलांग वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर वो सभी डेटीज उसे बता रहे थे कि हम उस लियांग को खत्म करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अब सीन शिफ्ट होकर हम चिनपिंग और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि रेड कैंडल टाउन के सामने पहुंच चुके थे। यहाँ पर चिनपिंग बाओपिंग को बता रहा था कि एक बार हमारी शॉपिंग हो जाए फिर मैं तुम्हारे लिए कैंडेड हॉर्स खरीदूंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वहीं पर लिन हुआ तो लियांग के गधे पर आराम फरमा रहा था।
यहाँ पर लियांग उसे डांट रहा था कि मैं भी इस गधे पर नहीं बैठता, तो फिर तूने ये जुर्रत कैसे दिखाई। इधर लिन अपने फादर से कह रही थी कि मुझे माउंटेन स्पिरिट और डीमन से काफी ज्यादा डर लगता है, मगर ये टाउन पूरी तरह से सील होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर उनका अटैक होगा। जिस पर एल्डर जू कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर तुम एकदम आराम से रह सकती हो, मगर रेड कैंडल टाउन के गार्ड्स ने इनका रास्ता रोक लिया। तो एल्डर जू वहाँ के पहरेदार को थोड़े बहुत सिल्वर के टुकड़े देते हुए कहने लगे कि प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए, मगर उस बंदे ने तो सिल्वर पीसेस को तुरंत ही थ्रो कर दिया। वो कह रहा था कि हाउस होल्ड रजिस्ट्री या फिर ट्रैवल परमिट के बगैर तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, रास्ते को ब्लॉक करना हमारे ग्रेट डैली डायनेस्टी के रूल्स के खिलाफ है, वरना तुम्हें 20 कोड़ों की सजा मिलेगी। जिस पर एल्डर जू भी थोड़ी सी गुस्से में कहने लगे कि हमारे एंसेस्टर ने तो ये जिक्र भी नहीं किया था कि हमें यहाँ अंदर दाखिल होने के लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्री या फिर ट्रैवल परमिट की जरूरत पड़ेगी, वरना मैं जरूर से उन डॉक्यूमेंट्स को मेरे साथ लाता। तो लिन तुरंत ही अपने फादर को समझाने लगी कि ऐसे ऑफिशियल चेक पॉइंट पर डॉक्यूमेंट्स का होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट डैली डायनेस्टी के मिलिट्री ने यहाँ पर कुछ रूल्स को क्लियर किया, उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट दी जाती है। और तभी लियांग बिंदास होकर अंदर दाखिल हुआ। उसने उस सिपाही को कुछ डॉक्यूमेंट दिखा दिया था, साथ ही उसके हाथों में गोल्ड पीस भी थमा दिया, जो देखते साथ ही उन सिपाहियों ने लियांग को बिल्कुल भी नहीं रोका। और ये सब देखकर चेनपिंग और उसके साथी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वहीं पर लिनहुआ लियांग के नाम से चिल्लाने लगा। वो कह रहा था कि हमें भी तुम्हारे साथ ले चलो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे गधे को मार दूंगा। जो सुनते साथ ही वो गधा भी थोड़ा सा पैनिक हो गया। तो अब चेनपिंग सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन लोगों को बताने लगा कि हम ग्रेट डैली डायनेस्टी के लॉन्गचॉन काउंटी से बिलोंग करते हैं। देखो हमारे पास वहाँ का नक्शा भी है, तो प्लीज हमें बताएं कि हम हाउस होल्ड रजिस्ट्री या फिर ट्रैवल परमिट के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते। लेकिन वो सिपाही तो उस नक्शे को देखते ही काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि ऐसे मैप तो बस एक अथॉरिटी के पास ही होने चाहिए। तो बताओ फिर तुम्हें मैप कहाँ से मिला? इतना ही नहीं, अब तो सिपाहियों ने इन्हें चारों ओर से घेर लिया था। जो देखते साथ ही एल्डर जू कह रहे थे कि लोग हमेशा सही बोलते कि हेल के राजा से मिलना काफी ज्यादा आसान है। मुझे ऐसा फील हो रहा कि हम थोड़ी देर में जहन्नुम में पहुँच जाएंगे। इधर ये तीनों बच्चे कह रहे थे कि हमें हेल के राजा से मिलने की कोई जल्दी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम इन सिपाहियों के साथ फाइट करेंगे। और उतने में रेड कैंडल टाउन से मास्टर चांगशेंग की वहाँ पर हो गई। ये बंदा यहाँ की पोस्ट मास्टर की पोजीशन पर था। उन सिपाहियों से कहने लगा कि मुझे अभी भी लॉन्गचॉन काउंटी से एक लेटर मिला है, उसमें लिखा गया कि मास्टर लिनशो अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो उन्हें एंट्री दी जाए। जो सुनते साथ ही लिनशो तुरंत ही उनके सामने आ गया। तो इस तरह से चेनपिंग और उसके साथियों को रेड कैंडल टाउन में एंट्री मिल चुकी थी। साथ ही साथ मास्टर चेंगशांग ने इनके रहने का भी बंदोबस्त कर दिया। वो कह रहा था कि यहाँ के सिपाही अभी भी जंग से वापिस आए हैं, तो प्लीज उनके गुस्से को जरा सा नजरअंदाज कीजिए। साथ ही मास्टर चेंगशांग ने इन सभी को जितने भी लेटर्स आए थे वो सब मास्टर जू के हवाले कर दिए। सो ये सभी लोग अपने अपने नाम के लेटर्स कलेक्ट करने लगे। यहाँ पर बाओपिंग के नाम से 2 लेटर्स आए थे, मगर लिनहुआ को तो किसी ने कोई लेटर नहीं भेजा। जो देखते साथ ही वो बंदा मायूस हो गया। वो कह रहा था कि चेनपिंग का तो इस दुनिया में कोई नहीं, मगर उसे भी किसी ने लेटर भेजा है, पता नहीं लोग मुझे याद क्यों नहीं करते। और तब तक लियांग भी अपनी टीम के पास वापिस आ चुका था। तो लिनहुआ ने फटाफट से उसकी कुटाई करना शुरू कर दी। वो कह रहा था कि तू हमें छोड़कर चला गया, इसलिए अब मैं तेरी शादी मेरी माँ से नहीं करवाऊंगा। जिस पर लियांग कहता है कि वैसे तो मैं वापिस नहीं आने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि मेरा सौतेला बेटा मुझे याद कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग ने भी अपने लेटर को ओपन किया, जो कि मास्टर वान की बेटी शुई ने उसे भेजा है। यहाँ पर बाओपिंग चेनपिंग को लेकर थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि वो जानती है कि चेनपिंग को पढ़ना लिखना नहीं आता। तो चेनपिंग उससे कहता है कि अगर लेटर का कोई वर्ड मुझे समझ नहीं आया तो मैं जरूर से तुमसे पूछ लूंगा। जो सुनते साथ ही बाओपिंग ने भी अपना खुद का लेटर पढ़ना शुरू कर दिया, जो कि उसके सेकंड ब्रदर ने भेजा था। वेल बाओपिंग के ब्रदर ने अपने लेटर में लिन का भी जिक्र किया था। तो लिन ने भी फटाफट से एक्साइटेड होकर उस लेटर को पढ़ना शुरू किया। इधर लियांग मजे में मास्टर जू से कहने लगा कि तुम्हारी बेटी तो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटर उसके लवर ने भेजा होगा। जो सुनते साथ ही बेचारे मास्टर जू ने गटकी हुई वाइन दोबारा से हलक से वापिस आ गई। अब थोड़ी देर बाद ये लोग मास्टर चेंगशांग के साथ टाउन को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। यहाँ पर इन सब ने लजीज खाने के मजे लेने के बाद टाउन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। साथ ही साथ उस टाउन में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वुडन पीसेस पर अपने विशेष को भी लिखा जाता है। तो इन सभी ने अपनी विशेष लिखकर उसमें टांग दी। यहाँ पर लियांग चेनपिंग से पूछ रहा था कि अगर एक आध दिन तुम काफी ज्यादा फेमस हुई तो बताओ तुम क्या कार्विंग करोगे। जिस पर चेनपिंग कह रहा था कि मैं तो बस अपना सरनेम लिख दूंगा, मगर लियांग को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो कह रहा था कि अगर तुम्हारी जगह मैं
मैं होता तो मैं अपने लवर का नाम काफ करता। जो सुनकर लिन हुआ उस पर झपट पड़ा। वो कह रहा था कि तुम मेरी माँ को धोखा नहीं दे सकते। जो सुनते साथ ही लियांग उसे दूर पटकते हुए कहने लगा कि बेवकूफ, तुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि मेरी लवर तो तेरी माँ ही होगी। उसका नाम मैं इस अंदाज में काफ करूंगा कि पूरा आसमान भी शेक हो जाए। वही दूसरी तरफ मास्टर जू अपनी बेटी से कहने लगे कि पाइथन के साथ हुई बैटल में तुमने चेनपिंग की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। चेनपिंग ने तुमसे कहा था कि टैलिस्मान पर पाँव मत रखना, लेकिन तुमने उसकी नहीं सुनी। जिस पर लिन कह रही थी कि वो चेनपिंग एक नंबर का कमीना है, अगर आपको कुछ हो जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, और इसी वजह से मैंने उस चेनपिंग की बात नहीं सुनी। और इतना कहते साथ ही लिन अपने फादर से नाराज होकर वहाँ से रवाना हो गई। सो मास्टर जू भी अपनी बेटी को समझाने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। अब बाकी बचे सभी लोग एक बुक शॉप पर पहुँच गए। वहीं पर हम उस बुक शॉप के ओनर को देख पाते हैं, जो कि बड़े ही आराम से अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस बंदे का नाम है लीजिन। वो इन सभी को बता रहा था कि अपने औकात देखकर ही बुक खरीदना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। वहीं पर चेनपिंग को भी एक बुक पसंद आया, मगर वो ज्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाहता था। वहीं पर लिन हुआ ने भी एक बुक उठा ली, मगर वो उसे वापस रखने वाला था कि तभी वो बुक उसके हाथ से फिसल गई। साथ ही साथ उसमें से एक फिश आजाद होकर वहाँ से भाग चुकी थी। जो देखते साथ ही लिनजिन वहाँ से उठ खड़ा हो गया और लिनहुआ से कह रहा था कि अब तो तुम्हें ये बुक खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने इसका नुकसान किया है। इसकी कीमत है 9 टेल्स, इसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अब यहाँ पर चेनपिंग कोई झगड़े करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ही लिनहुआ को बुक परचेस करके दे दी। तो वहाँ से बाहर आने के बाद लियांग कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुमने अपनी बुक छोड़कर लिनहुआ के लिए खर्च किया। पता नहीं तुम हमेशा खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस करके दूसरों के लिए इतना क्यों सोचते हो। जिस पर चेनपिंग कह रहा था ना, ऐसी तो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो वैसे भी वो बुक मेरे किसी काम नहीं आने वाली थी। वैसे मुझे उस बुक शॉप का ओनर काफी ज्यादा अजीब लगा। जिस पर लियांग कह रहा था कि अरे वो बंदा तो कुछ भी नहीं, असली मुसीबतें तो अब आएगी। मगर अच्छी बात तो ये है कि उन मुसीबतों का तुम लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं। यानी कि लियांग को पहले से ही पता था कि ग्रेट डाली डायनेस्टी उसे मारना चाहती। जिसके बाद लियांग कह रहा था कि चलो अब मैं तुम सभी को खूबसूरत लड़कियां दिखाने ले जाने वाला हूँ। मगर बाओपिंग नहीं चाहती थी कि चेनपिंग उन लोगों के साथ जाए, इसीलिए वो चेनपिंग को लेकर दूसरे इलाके को एक्सप्लोर करने रवाना हो गई। इधर चेंगशांग इन सभी को लेकर रिवर किनारे पहुँच चुके थे। वो कहते हैं कि तुम लोग एकदम सही टाइम पर आए हो, आज यहाँ पर लैंटर्न फेस्टिवल मनाया जा रहा, इसीलिए सिटी की रौनक देखकर तुम सभी को काफी ज्यादा मजा आएगा। और उतने में लिन हुआ की नजर एक बोट पर गई, जिस पर कुछ लड़कियाँ डांस कर रही थी, और तभी उनमें से एक बंदी ने लिन हुआ को एक लुक दिया। उसका पेंट किया हुआ फेस देखकर ही लिन हुआ काफी ज्यादा डर गया था। वो फटाफट से लियांग को बता रहा था कि पता नहीं उस लड़की ने ऐसा मेकअप क्यों किया, वो तो मुझे किसी फॉक्स डीमन जैसी नजर आ रही। तो लियांग उसे बताता है कि लड़के जब तुम जवान होंगे तब तुम्हें ऐसे ही मेकअप अच्छे लगेंगे। साथ ही साथ मास्टर चेंगशांग उन्हें उस बोट वाली लड़कियों की कहानी बताने लगे। वो कहते हैं कि ये सभी लड़कियां वाटर किंगडम के डिसेंडेंट हैं। ग्रेट डाली डायनेस्टी के पहला इनका ही यहाँ पर राज था। यहाँ के एम्परर ने इनके डायनेस्टी को हराने के बाद इन्हें पनिशमेंट दी कि ये लोग कभी भी किनारे पर नहीं आ सकते। वैसे तो हमारी इस टाउन में 3 नदियाँ बहती है, लेकिन यहाँ पर बस 2 ही रिवर गॉड है। यहाँ का तीसरा रिवर गॉड इन बोट पर तैनात लड़कियों के एंसेस्टर का दोस्त था। मगर जब ग्रेट डाली डायनेस्टी ने डिवाइन वाटर किंगडम पर अटैक किया, तभी किंगडम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो इनके सभी एंसेस्टर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग निकले। मगर उनकी मुसीबत ये थी कि वो रिवर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, तो उन्हें हमेशा के लिए चेस माउंटेन पर ही ट्रैप होकर रहना पड़ गया। दरअसल ये एल्डर उसी माउंटेन का जिक्र कर रहे जहाँ पर चेनपिंग ने 2 पाइथन्स का मुकाबला किया था। चेंगशांग बताते हैं कि उस माउंटेन का अर्थ डेटी पहला यहाँ का रिवर गॉड था। वो बंदा अपनी लॉयल्टी के लिए फेमस था, तो उसने डिवाइन वाटर किंगडम के भागे हुए एंसेस्टर को अपने माउंटेन पर पनाह दी। मगर जब उस डेटी के सीक्रेट मिशन के बारे में एम्परर को पता चला, तब उसने गुस्से में आकर उस माउंटेन डेटी की गोल्डन बॉडी को स्मैश कर दिया। दरअसल चेंगशिंग उसी डेटी की बात कर रहे हैं जिनकी जंगल में इनके साथ मुलाकात हुई थी। तो यहाँ के एम्परर ने माउंटेन गॉड के स्टेचू को अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। उस डेटी से उसकी सारी डिवाइन पावर छीन कर उसे पावरलेस बना दिया। वो बंदा हमेशा ग्रेट डाली डायनेस्टी के टॉर्चर को सहन करता आया, लेकिन उस माउंटेन गॉड की एक लवर
थी जिसने हमेशा ही माउंटेन गॉड की इबादत की। तो उस बंदी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके सारे पीसेस को जमा करना शुरू किया। उसने उन सभी पीसेस को चेस माउंटेन पर जोड़ दिया, जिसके चलते माउंटेन गॉड का स्टैचू दोबारा से अवेकन हो गया, जिसके चलते उस स्टैचू में मौजूद थोड़ी बहुत इमॉर्टल एनर्जी उस माउंटेन गॉड को मिल चुकी थी, जिसके चलते माउंटेन गॉड आज तक भी सरवाइव कर पाया। मगर कुछ ही दिनों बाद उनके लवर की मौत हो गई और जब वो दोबारा से इस दुनिया में रीइंकार्नेट होकर वापिस आई तब वो अपना पास्ट का कनेक्शन भूल चुकी थी। हालांकि माउंटेन गॉड को पूरा यकीन है कि वो दोबारा से उनके पास जरूर से वापिस आएगी। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग और बाओपिंग ने भी एक स्टोरी टेलर के जरिए सारी कहानी सुन ली थी। बाओपिंग कहने लगी कि मुझे तो लगा था वो डेटी काफी ज्यादा ईवल होगा, मगर वो तो एक न एक दिल पर्सन था। अगर हमें ये बात पता होती तो शायद मैं उसके साथ काफी अच्छा बर्ताव करती। तो चेनपिंग भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गया। इधर लिनहुआ और इन बाकी के सभी लोगों को उस डेटी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उतने में लिनहुआ को कुछ याद आया। वो लियांग से कह रहा था कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं बाओपिंग और चेनपिंग के पास वापस जा रहा हूँ। अब यहाँ पर लियांग उसे अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मास्टर चिंगशांग कहने लगे कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसके साथ जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ लिन ने बाओपिंग के बड़े भाई का लेटर पढ़ लिया था और तभी मास्टर जू वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी बेटी काफी ज्यादा खुश है। इनफैक्ट लिन तो उनसे कह रही थी कि आपने एकदम सही कहा, मैं हमेशा चेनपिंग के साथ बुरा बर्ताव करती आई, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि चेनपिंग काफी अच्छा इंसान है, इसलिए मैं अब उसके साथ बिल्कुल बदतमीजी नहीं करूंगी। पहले वो बेचारा किस्मत का मारा है तो मैं उसे और ज्यादा तंग नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ लिनशुआ लियांग से कहने लगा कि चेनपिंग इतना ज्यादा कंजूस होने के बावजूद भी उसने लिनहुआ के लिए उतनी महंगी बुक खरीदी। क्या वो ब्रोकन वाटर क्लिफ बुक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी? जिस पर लियांग बता रहा था हाँ बिल्कुल, वो बुक कई सौ सालों पुरानी है, लेकिन लिनहुआ ने उसे ब्रेक करने की वजह से वो बुक चेनपिंग को सस्ते में मिल गई। वैसे अगर चेनपिंग की कंजूसी की बात की जाए तो तुम सब पर खर्चा करने के लिए जरा भी पीछे नहीं हटता। इनफैक्ट वो तुम सब बच्चों के लिए अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस करेगा। जिस पर लिनशुआ कह रहा था कि इस सिटी में भी चेनपिंग जैसे कई सारे गरीब लोग होंगे। कुछ लोग अपने पैसों की नुमाइश करते और कुछ के पास तो पेट भर के खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं होता। पता नहीं हेवन ने हम सबके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों की होगी। जिस पर लियांग कह रहा था कि तुम हेवन पर उंगली नहीं उठा सकते, मगर हाँ तुम अपनी किस्मत को जरूर से आजमा सकते हो। अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गरीबी में ही मारे जाओगे, तुम अपनी किस्मत को खुद ही बदल सकते हो। वही दूसरी तरफ लिन अपने फादर को बता रही थी कि सेकंड यंग मास्टर ने मुझे एक ऑफर दिया है, वो चाहते हैं कि मैं ग्रेट डैली डायनेस्टी की मिलिट्री को ज्वाइन करूँ। अगर ऐसा हुआ तो क्या पता आगे चलकर मैं भी एक इंपीरियल लेडी बन जाऊँ। जो सुनकर मास्टर जू भी हंसने लगे। वो कह रहे थे कि तुम अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, तो मेरे ख्याल से तुमने अपना जीवन साथी ढूंढना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद तुम चेनपिंग से माफी मांगो। मैं इस मैटर को सुलझाना चाहता हूँ। हालांकि चेनपिंग का नाम सुनते ही लिन के हाव भाव बदल गए, वो अब काफी ज्यादा गुस्से में थी। इधर नदी किनारे कई सारे लड़के उन बोट पर सवार लड़कियों की खूबसूरती की तारीफें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि प्लीज हमें भी आपके पास बुला लो, हम आपके डांस को और भी नजदीक से देखना चाहते हैं। इधर लियांग को इन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि जेंटलमैन कभी ऐसी हरकतें नहीं करते, ये तो उन लड़कियों को छेड़ रहे हैं। और फिर क्या थोड़ी देर में लियांग भी उन लड़कों में शामिल हो गया। यहाँ पर तो उसने अपनी गोल्ड टेल भी बाहर निकाल ली थी। अब लियांग को वहाँ देखते साथ ही उन लड़कियों ने अपनी बोट को रोक लिया। वो बंदी लियांग से कह रही थी कि हाँ गोल्ड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मगर तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। इतना ही नहीं, उसने तो लियांग का गोल्ड भी उससे ले लिया था। उस बंदी ने तो लियांग को छोड़कर लिनशुआ को ही अपनी बोट पर इनवाइट किया। जो देख लियांग कह रहा था कि अरे इस बच्चे के पास तो कुछ भी पैसे नहीं। जिस पर बंदी कह रही थी कि इस यंग मास्टर को पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं, हमें तो ये लड़का काफी ज्यादा पसंद आया। हालांकि लिनशुआ ने उस बोट पर जाने से मना कर दिया। जो देख लियांग शुआ से कहने लगा कि तेरी हरकतें देखकर ही पता चल रहा कि तू आगे चलकर सिंगल ही मरने वाला है। यहाँ पर लिनशुआ उससे कहता है कि उस बंदी ने आपका नाम लेकर आपको पुकारा था, यानी कि वो आपको पहले से ही जानती है। तो लियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, यहाँ पर मुझे मारने के लिए काफी सारे जाल बिछा के रखे हैं, जिन्हें मैं 1 बाय 1 एक्सपोज करूंगा। और इतना कहते साथ ही लियांग उस बोट पर कूद गया। वहीं दूसरी तरफ बाओपिंग और लिनहुआ सबसे छुपकर बुक शॉप की तरफ रवाना हो गए। ये दोनों चेनपिंग के लिए बुक खरीदना चाहते थे, जो कि पैसों की कमी होने की वजह से चेनपिंग ने वापस रख दी थी। मगर उन दोनों ने देखा कि उस बुक शॉप से काफी स्ट्रॉन्ग ईवल ऑरा रिलीज हो रही है। दरअसल मास्टर हान शिलांग उस बुक शॉप में पहुंच चुका था। वो यहाँ के ओनर लीजिन को बताने लगा कि लियांग यहाँ आकर एक किलिंग फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया है। यहाँ से
से बाहर जाने वाले रूट्स ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ये सब हमने सील्ड कर दिए, तो तुम्हें उस लियांग पर कोई अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तुम तो बस अपने ग्रीन फिशेस का इस्तेमाल करके उस बंदे पर नजर रखो। जिस पर लीजिन कहने लगा कि ये मिशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं ठहरा एक मामूली सा व्यापारी, तो भला मैं इस ग्रेट मिशन में क्या ही मदद कर पाऊंगा। जिस पर हान शिलांग कह रहा था कि तुम्हें बस अपनी मछलियों का इस्तेमाल करना है और उसके बदले में तुम्हें मिलेगा एक ब्राइट फ्यूचर। जिस पर जीलिन कहने लगा कि ये तुम बड़े लोगों का तूफान है, इसमें मेरी मछलियाँ किसी काम नहीं आने वाली और ना ही मुझे ब्राइट फ्यूचर की जरूरत पड़ेगी। मुझे तो बस शांति से जिंदगी को लीड करना है। जो सुनते साथ ही वहाँ पर एक और बंदा पहुँच गया। उसने बड़ी तेजी से लीजिन को चोक करना शुरू कर दिया था। वो कहता है कि चुपचाप से हमारे साथ शामिल हो जाओ और अगर तुमने गलती से भी ये इन्फॉर्मेशन लियान तक पहुँचा दी तो मैं खुद तुम्हारी गोल्डन बॉडी को शटर कर दूंगा। मगर लिनहुआ और बाओपिंग ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। यहाँ पर हान शिलांग कहने लगा कि लीजिन, इस मिशन की पूरा होती मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता कि तुम्हें रिवर गॉड की पोजीशन मिलेगी, लेकिन हमारे एम्परर तुम्हारा नाम हमेशा याद रखेंगे और यही तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका होगा। उतने में ही लीजिन वाटर फॉर्म में तब्दील होकर उस बंदे की पकड़ से आजाद हो गया। जिसके बाद वो हान से कह रहा था कि चलो ठीक है, मैं इस मिशन में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर लीजिन के आसपास एक फिश अपीयर हुई, जिसे देखते साथ ही लिनहुआ काफी ज्यादा पैनिक हो गया था, तो उसे चुप कराने के चक्कर में वहाँ के रैक से एक बुक नीचे गिर गया। जो देखते साथ ही वो बंदा समझ गया था कि किसी ने उनकी बातें सुन ली है, इसलिए उस बंदे ने वहाँ पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दी। मगर ये दोनों बच्चे जैसे तैसे वहीं पर छुप गए। वेल, इस बंदे का नाम था लियू। वो कहने लगा कि यहाँ पर मुझे किसी की ऑरा महसूस हो रही है, शायद उस पर्सन ने हमारी बातें सुन ली होगी। जिस पर हान शिलांग कहने लगा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमने ऑलरेडी जाल बिछा दिया है, इसलिए अब हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से रवाना हो गए। इधर लीजिन ने इन दोनों बच्चों की ऑरा को छुपाने में इनकी मदद की थी, साथ ही साथ उसकी ब्राइट फिशेस लियांग की तलाश में रवाना हो गई। वहीं दूसरी तरफ हमें कई सारे वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग लोकेशन पर तैनात होकर लियांग का इंतजार कर रहे थे। इधर टेम्पल के सभी डेटीज ने भी अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस पूरे टाउन को सील्ड कर दिया, यानी कि लियांग को खत्म करने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी थी। मगर लियांग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बोट पर मजे से शराब पी रहा था और उतने में अचानक से उसने अपनी प्याली को नीचे पटकते हुए उस बंदे को अंदर बुला लिया। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम न जाने कब से ही मुझ पर नजर रखे हुए हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ग्रेट डायली डायनेस्टी अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही। जिस पर बंदा कहने लगा कि सीनियर, मैं जानता हूँ आप एक महान तलवारबाज हो, मैंने तो आपकी बहादुरी के न जाने कितने ही सारे किस्से सुन रखे और इसी वजह से मैं आपके सामने एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक ड्यूल करें। जिस पर लियांग कह रहा था ठीक है, मैं ड्यूल के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी डायली डायनेस्टी है कैसी। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते हैं, जो कि चेनपिंग से अकेले में बात करने पहुंच गई थी। चेनपिंग उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मुझे अकेले में मिलने क्यों बुलाया, तो लिन उसे बताने लगी कि मुझे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तो अब मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। इतना ही नहीं, वो तो चेनपिंग के लिए कैंडिड हॉर्स भी लेकर आई थी। हालांकि चेनपिंग उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो कह रहा था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई ग्रज नहीं। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी लिन ने उन कैंडिड हॉर्स को ब्रेक करते हुए स्टिक्स को बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ चेनपिंग पर हमले करना शुरू कर देती है। यहाँ पर चेनपिंग उसके हर एक अटैक को डॉज करने की कोशिश कर रहा था और फिर चेनपिंग ने भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदी को दबोच लिया। उसने लिन की स्टिक को उसी पर पॉइंट कर दिया, जो देखते साथ ही वो बंदी घबराते हुए कहने लगी कि चेनपिंग, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। इसलिए चेनपिंग ने उसे गुस्से में आकर दूर पुश कर दिया, मगर तब तक लिन ने वहाँ से एक स्टिक दोबारा से उठा ली थी और फिर उसने एक बार फिर से चेनपिंग पर हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर चेनपिंग के चेहरे पर भी चोट लग गई थी, जो देख चेनपिंग ने भी गुस्से में आकर उस बंदी पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उसे काफी दूर पटक दिया। यहाँ पर चेनपिंग उससे कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम मेरे साथ कभी प्यार से बात नहीं करोगी, मगर मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे मारना चाहती हो। जिस पर लिन गुस्से में कहने लगी कि उस माउंटेन पर ही मैंने तुम्हारी पावर्स को विटनेस किया था, मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि मैं तुम्हारी जितनी पावरफुल नहीं बन सकती। तो चेनपिंग उससे कहने लगा कि अगर मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ इसमें मेरी कोई
गलती नहीं, सिर्फ एक मामूली सी बात को लेकर भला तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की होगी। जिस पर लिन बताने लगी कि मुझे सेकंड मास्टर का लेटर मिला। उन्होंने उस लेटर में एक सीक्रेट पैगाम लिखा था। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। और अब एक बार फिर से उस बंदी ने चेनपिंग पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर लिन एकदम पागलों जैसी बर्ताव कर रही थी। साथ ही साथ उसने बड़ी तेजी से अपनी हेयर पिन चेनपिंग के हाथ में घुसा दी। वो उससे कह रही थी कि तुम एक मामूली से जाहिल गवार हो, एक नाजायज बच्चा जिसका बाप तो है लेकिन माँ का कोई ठिकाना नहीं। तो भला तेरे जैसे मामूली कीड़े के सामने मैं हार कैसे मान सकती हूँ। और इसी दरमियान उस बंदी ने चेनपिंग की हेयर पिन निकाली। वो तो मास्टर जीशांग के तोहफे से उसे बुरी तरह से घायल करने लगी। यहाँ पर चेनपिंग को इस बंदी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लिन उससे कह रही थी कि पता नहीं मेरा बाप हमेशा मुझे ये क्यों बोलता रहता कि मैंने तेरे सामने माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तेरे जैसे गंदी नाली के कीड़े के सामने भला मैं अपना सिर क्यों झुकाऊं। और तभी चेनपिंग ने भी फाइट बैक करते हुए उस पर मुसलसल हमले कर दिए। यहाँ पर वो अपनी मुक्कों और लातों से उसे बुरी तरह से पीट रहा था, क्योंकि लिन ने उसके माँ बाप के बारे में जहर उगाला, उसे न जाने कितनी सारी बुरी भली बातें सुनाई। यहाँ पर चेनपिंग ने किए हुए कुछ ही हमलों में वो बंदी बुरी तरह से घायल हो गई। साथ ही साथ चेनपिंग ने अपनी हेयर पिन दोबारा से अपनी बालों में लगा ली और अब वो लिन को चोक करते हुए उसकी और धुलाई करने वाला था कि तभी लिन उससे कहने लगी कि काश तुम उसी दिन उस एप के हाथों मारे जाते। मैं तुमसे हद से ज्यादा नफरत करती हूँ, तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मगर इतना सब होने के बावजूद भी चेनपिंग ने उस पर अटैक नहीं किया। वो कह रहा था कि तुम बाओपिंग की सर्वेंट हो और इसी वजह से मैंने आज तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम थोड़ी देर पहले ही मारी जाती। मगर अभी भी लिन का मुंह बंद होने का नाम नहीं लेता। वो चेनपिंग से कह रही थी कि तू एक गटर का चूहा है, इसलिए अपनी गंदी जुबान से हमारी मिस का नाम मत ले। मगर चेनपिंग उसकी बातों पर तवज्जो नहीं देता। वो कह रहा था कि मैं जानता हूँ तुम मुझे उकसाने की कोशिश कर रही ताकि तुम्हारे फादर मेरे खिलाफ हो जाए। और तब तक लिन का फादर यानी कि मिस्टर जू वहाँ पर पहुँच चुके थे। वो अपनी बेटी को डांटते हुए कहने लगे कि तुमने चेनपिंग के साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर लिन कह रही थी कि फादर जल्दी से इस बंदे को मार दीजिए। अगर इस चेनपिंग ने बाओपिंग को बता दिया कि मैंने इस पर अटैक किया था तो बाओपिंग अपनी पावरफुल ऑरा से ही मुझे खत्म कर देगी, और अगर वो मुझे मारने में कामयाब भी नहीं हुई तो वो मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देगी। प्लीज फादर मैं आपके सामने रहम की भीख मांगती हूँ, उस लियांग के यहाँ आने से पहले इस बंदे को खत्म कर दीजिए। लेकिन एल्डर जू से कह रहे थे कि जल्दी से चेनपिंग के सामने माफी मांगो। मगर वो जिद्दी लिन अपने बाप की एक नहीं सुनती। उसने अपनी हेयर पिन को सीधे अपने गले पर लगा लिया। वो कह रही थी कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद की जान ले लूंगी। यहाँ पर एक कमीनी औरत अपने फादर को बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वो दोनों मिलकर चेनपिंग को मार पाए। वो कह रही थी कि आपकी वजह से मैं एक लो फैमिली में पैदा हुई, आपने ही मुझे सर्वेंट बनाया, लेकिन आज हमारे सेकंड यंग मास्टर ने मुझे एक मौका दिया है। अगर मैंने चेनपिंग को खत्म किया तो मुझे वो मिलिट्री में भर्ती कर देंगे। यहाँ पर एल्डर जू को उसकी बातों से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर लिन भले ही कितनी ही बड़ी कमीनी क्यों न रहे, उसका बाप हमेशा उसकी ही साइड लेगा। इसलिए एल्डर जू मजबूर होकर चेनपिंग से कहने लगे कि तुम अच्छे से जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया, लेकिन मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा। यहाँ पर एल्डर जू ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वहीं पर चेनपिंग उनसे कह रहा था कि इस दुनिया में हम सभी को अपनी अपनी पाथ को फॉलो करना पड़ता, अब आपने आपकी पाथ चुन ली है। वहीं दूसरी तरफ जू ने भी अपने खतरनाक सोड इंटेंट को रिलीज करना शुरू कर दिया। वो लियांग से कह रहा था कि सीनियर प्लीज अपनी सोड को ड्रॉ कीजिए। उसके पावरफुल एसेंस ने लियांग के वाइन के प्याली को ब्रेक कर दिया और अब यहाँ पर उस बंदे ने बड़े गुस्से में आकर अपनी सोड को म्यान से बाहर निकाल लिया, जिससे वहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस का एक जोरदार धमाका हो गया था। और तभी उस किलिंग इंटेंट को सप्रेस करने के लिए एक एनर्जी वहाँ पर फ्लो होने लगी। उस खतरनाक एनर्जी ने तो वहाँ की चट्टानों को भी ब्रेक कर दिया था। दरअसल ये एनर्जी रिलीज हुई थी लियांग की बाम्बू सोड से। पहले मिस्टीरियस बंदा उनकी सोड उनसे छीनना चाहता था, मगर लियांग उसे पीछे पुश करते हुए कहने लगे कि बच्चे तू मेरी हकीकत नहीं जानता, अगर मैं चाहता तो तुझे कब का ही खत्म कर देता, लेकिन फिलहाल मेरा ध्यान किसी और की तरफ है। दरअसल यहाँ पर लियांग चेनपिंग पर नजर रखे हुए था। वही दूसरी तरफ जीशांग की यंग फॉर्म को देख पाते हैं, जो कि लियांग के पास आकर बताने लगा कि अब मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, मुझे भी तुम्हारे साथ इस कल्टीवेशन की दुनिया को एक्सप्लोर करना है, मैं भी तुम्हारे जैसा बेफिक्रा बनना चाहता हूँ, साथ ही इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाइन के मजे लेना चाहता हूँ। यहाँ पर लियांग उसे प्यार से समझाने वाला था, मगर जीशांग ने मना कर दिया। वो कह रही थी कि इसे सिर पर हाथ रख के तुम मेरी हेयर स्टाइल को खराब कर दोगे। वहीं पर लियांग ने नोटिस किया कि जीशांग के मास्टर उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। जीशांग कहने लगे कि मुझे तुम्हारे साथ ले चलो, देखो मैंने थोड़े बहुत पैसे भी जमा कर लिए हैं जो कि सफर में हमारे काम आएंगे, मैं भी तुम्हारे जैसा
एक महान तलवारबाज बनना चाहता हूँ। लेकिन लियांग ने उन्हें साथ ले जाने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारी तो अभी मुझे भी नहीं आई और बातें तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहे। और तभी जीशांग के मास्टर भी वहाँ पर पहुँच गए। उनका कान खींचते हुए पूछते कि बताओ इस बार तुमने किस बंदे से मार खाई। तो जीशांग बताते हैं कि इस बार तो जैंग ने मुझ पर हाथ उठाया, जिस पर मास्टर कह रहे थे कि जरूर से वो तुम्हारे साथ आर्गुमेंट में जीत नहीं पाया होगा, इसलिए उसने गुस्से में आकर तुम्हें पीट दिया। जिस पर जीशांग कहने लगा ना, उसने तो इस बार हार मान ली थी, लेकिन उसने मुझे ताना मारा कि मैं चाहे कितना भी नॉलेज गेन क्यों ना कर लूं, मैं कभी भी आपको सरपास नहीं कर पाऊंगा। और उसी बात को लेकर हम दोनों में मारपीट हो गई। मास्टर अब तो आप बूढ़े हो चुके हो, लेकिन मैं काफी ज्यादा यंग हूँ, तो एक दिन मैं जरूर से आपको सरपास करूंगा। मगर सेकंड ब्रदर जैंग तो मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। मैं भी एक जेंटलमैन बनना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि जेंटलमैन बनना बिल्कुल भी आसान नहीं, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, ढेर सारी पढ़ाई और कस्टम्स को सीखना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर जीशांग को बोर हो रहा था। इधर लियांग सोचता है कि एक दिन जब तुम जवान होंगे तब तुम्हारी ये जिद, ये बचपना तुम्हारे पास नहीं रहेगा। जिसे भी तुम अपना डिसाइपल बनाओगे, पता नहीं उसके पास तुम्हारी जैसा जज्बा और हिम्मत होगी या नहीं। भले इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारा डिसाइपल भी जेंटलमैन होगा, लेकिन उसका भी नेचर तुम्हारे जैसा ही केयर फ्री रहना चाहिए। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन को देख पाते, जो कि अपने फादर को मैनिपुलेट करते हुए चेनपिंग को मारने के लिए बता रही थी। इसलिए जू ने भी मजबूर होकर चेनपिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए, मगर चेनपिंग बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ उनके हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। हालांकि मास्टर जू के एक ही पंच में वो काफी पीछे पुश हो जाता है। सब चेनपिंग भी खामोश नहीं रहने वाला था। वो कहने लगा कि सबको अपने डिसीजंस लेने का पूरा अधिकार है। तुमने अपना रास्ता चुना और मैंने अपना। यहाँ पर चेनपिंग की पावरफुल सोड इंटेंट को देखते साथ ही लिन और जू ये दोनों भी काफी ज्यादा शॉक थे। चेनपिंग की सोड एनर्जी लिन को मारना चाहती थी, मगर जू बीच में आकर अपनी उस नाकारा बेटी को बचाने लगे। और उतने में ही चेनपिंग ने गुस्से में आकर अपनी सोड को बुलावा भेजा। उसकी पुकार सुनते ही वहाँ पर तो मानो सोड एनर्जी का एक जलजला आ चुका था। अभी तक तो चेनपिंग ने इन पर हमला भी नहीं किया था, मगर फिर भी इन दोनों को उस एनर्जी से काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। चेनपिंग उन्हें मारने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उतने में लियांग वहाँ पर पहुँच जाता है। वो चेनपिंग को रिलैक्स करते हुए कहने लगा कि प्लीज अब थोड़े से शांत हो जाओ। तुम इन मामूली से लोगों पर अपने हेवनली ट्रेजर को जाया नहीं कर सकते। इस मसले को तो मैं खुद हैंडल करूंगा। जिसके बाद लियांग उन दोनों से कहने लगा कि हम सब तो एक प्यारी सी लविंग फैमिली बनकर ट्रैवल कर रहे थे, तो ये फाइटिंग करना या फिर एक दूसरे को खत्म करना बिल्कुल भी सही नहीं। यहाँ पर एल्डर जू लियांग पर अटैक करने जाने वाला था, मगर लियांग ने अपनी हल्की सी ऑरा से उसे पीछे पुश कर दिया। जिसके बाद वो लिन से कहने लगा कि तुम्हारे पास ली फैमिली के जितने भी टैलिस्मान हैं वो सब मेरे हवाले करो, साथ ही तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सब मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन इतना सब देने के बावजूद भी यहाँ से आज बस एक ही बंदा जिंदा जा पाएगा। तो लिन बताओ, तुम मरोगी या फिर अपने बाप को मरने दोगी? जो सुनते साथ ही एल्डर जू ने लियांग के सामने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि मैं अपनी गलती की खातिर मरने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज लिन को जिंदा छोड़ दीजिए। उसे मारकर आप अपनी ब्लेड को गंदा मत कीजिए। लेकिन ये लिन तो इतनी ज्यादा कमीनी थी कि क्या ही बताऊं। इसने तो एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि मेरे फादर को बख्श दो। इनफैक्ट उसे तो एहसास भी नहीं हो रहा था कि वो कितनी बुरी इंसान है। उसके तो दिल में बस नफरत थी, और ये बंदी खुद के अलावा कभी किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकती, अपने सगे बाप को भी नहीं। यहाँ पर चेनपिंग ने फैसला कर लिया था कि लिन को जिंदा नहीं छोड़ना। बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि चेनपिंग किसी पर इतना ज्यादा भड़क गया हो। जब तक कोई उसके दिमाग में ना चढ़े तब तक वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन लिन ने इस बार लिमिट क्रॉस कर दी थी। यहाँ पर एल्डर जू अपना सिर पटक पटक कर कहने लगा कि सभी बच्चों से गलतियाँ होती रहती है, और वैसी ही सेम गलती लिन से हो गई। तो प्लीज इस बेवकूफ की बातों को दिल पर मत लगाना, उसे माफ कर दो। मैं तुम्हारे सामने रहम की भीख मांगता हूँ, प्लीज उसे जिंदा छोड़ दो। और उतने में चेनपिंग चिल्लाते हुए उस पर पंच हिट करने चला गया, लेकिन वो बंदा अचानक से ही रुक जाता है। उसने बहुत बड़ा दिल करके इस बेरहम लड़की पर रहम दिखाया। वहीं पर लियांग चेनपिंग से कहने लगा कि चलो इस बार इसे माफ कर दो। कुछ पनिशमेंट्स तो मौत से भी ज्यादा बदतर होती, तो इसे जिंदा छोड़ना ही इसकी सजा होगी। आज के बाद इसे बार बार यही बात सताएगी कि इसने कितने नेक दिल बंदे को हर्ट किया था। तभी चेनपिंग जू से कहने लगा कि आप इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाएं। मैं इस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। तो एल्डर जू भी अपनी गुस्ताख लड़की को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। वहीं पर चेनपिंग लियांग से कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास वाइन है तो प्लीज मुझे थोड़ी सी पिला दो। जिस पर लियांग हंसते
हंसते हुए कह रहा था कि हाँ, वाइन तो मेरे पास ढेर सारी है, लेकिन शराब उस वक्त नहीं पीनी चाहिए जब तुम नाराज हो, वरना तो तुम्हें एक पियक्कड़ बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जब भी कुछ बुरा हो जाए, किसी का दिल टूट जाए, तो लोग शराब को ही अपना सहारा बनाते, जो कि सरासर गलत बात है। मेरे ख्याल से शराब तो तब पीनी चाहिए जब तुम काफी ज्यादा खुश हो, तब हो सकता है कि तुम एक शराबी ना बनकर ड्रंकन इमॉर्टल बन जाओ। वही दूसरी तरफ लिनशुआ उसे जो लेटर मिला था उसे पढ़कर एक लोकेशन पर पहुंच गया। उसे मिलने के लिए वहाँ पर एक बंदी भी पहुंच चुकी थी। वेल, थोड़ी देर पहले यही बंदी उस नाव पर थी जहाँ पर लियांग ने शराब पीकर डांस को एंजॉय किया था। यहाँ पर वो लिनशुआ को बताती है कि मैं डाली डायनेस्टी के चांगचुआन पैलेस की सुप्रीम एल्डर हूँ और यहाँ के कॉमन लोग नहीं जानते कि मैं एक इमॉर्टल हूँ। जो सुनते साथ ही लिनशुआ उससे कहने लगा कि मैं तो आपकी ऑरा से ही पहचान गया था कि आप एक इमॉर्टल हो। और तभी वो बंदी कहने लगी कि मैं तुम्हें हमारे चांगचुन पैलेस में इनवाइट करने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ डाउ कल्टीवेशन को शुरू करो। जिस पर लिनशुआ कहने लगा कि हाँ, इस लेटर में मेरे फादर ने लिखा है कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सन मुझे एस्कॉर्ट करने आएगा। साथ ही उन्होंने मुझे आगाह किया कि मैंने सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अगर मैंने गलत साइड को चुन लिया तो मारा जाऊंगा। उन्होंने इस लेटर में ये भी लिखा है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे फादर मेरी बॉडी को कलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से एक मरे हुए बंदे पर ट्रैवलिंग का खर्चा करना पैसों की बर्बादी है। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि तुम्हारे फादर की बातें भले ही सुनने में हार्श लगती होंगी, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है। जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही तुम्हारा फायदा है। जिसके बाद वो बंदी ने तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे स्टेप्स को फॉर्म कर लिया और लिनशुआ से कहने लगी कि इमॉर्टलिटी का ब्रिज है, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो आगे चलकर तुम्हें जरूर से इमॉर्टलिटी हासिल होगी। तो लिनशुआ उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि इमॉर्टल मास्टर, मैं आपकी इस ऑफर के लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर पर्सनली आपसे मिलने इसलिए आया था ताकि इस ऑफर को मना कर पाऊँ। ये काम मैं एक खत भेज कर भी कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि वो तरीका काफी ज्यादा रूड होगा। मैं जानता हूँ मेरी फैमिली डाली डायनेस्टी की वफादार है और उस फैमिली में पैदा होने की वजह से मुझे उनका सरनेम भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये बात ऐसी है जिसे मैं कभी बदल नहीं सकता। हाँ, मगर मैं किस बात पर चलना चाहता हूँ इसका फैसला मेरे फादर या मेरे एंसेस्टर नहीं लेंगे। और इतना कहते साथ ही लिनशुआ ने अपने फादर के लेटर और साथ ही साथ डाली डायनेस्टी के ऑफर की धज्जियां उड़ा दी। वैसे तो लिनशुआ एज में काफी ज्यादा छोटा था, मगर उसे अभी से इतनी समझ है कि वो खुद के फैसले खुद कर सके। यहाँ पर उसने बड़े ही पोलाइट अंदाज में उस इमॉर्टल को मना कर दिया। जो देखो बंदी कह रही थी कि तुमने खुद होकर ही अपना सुनहरा भविष्य बर्बाद किया है। अरे वो इमॉर्टल वहाँ से रवाना हो गई। तब तक लिनहुआ और बाओपिंग भी भागते हुए वहाँ पर पहुँच गए। वो लिनशुआ को बता रहे थे कि हमारे पीछे एक भूत पड़ा है, प्लीज हमें बचा लो। वही दूसरी तरफ लियांग चिनपिंग से कहने लगा कि इस सफर में मैंने तुम्हारी काफी सारी परीक्षाएं ली, जानबूझकर पाइथन को खत्म नहीं किया। मैं देखना चाहता था कि तुम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे और तुमने मुझे जरा भी निराश नहीं किया। जिस पर चिनपिंग कहने लगा, लियांग क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? तो लियांग जवाब देते हुए बताने लगा कि मुझे अगर कोई बंदा अच्छा नहीं लगा तो मैं कभी उससे बात नहीं करता, चाहे फिर वो जीशांग का फेवरेट ही क्यों ना हो, मैं उसकी मदद नहीं करता। और मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करूंगा, तुम मारे भी गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिस पर चिनपिंग पूछता है कि मैं मास्टर जीशांग से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, क्या तुम इसी वजह से मेरी फिक्र करते हो? जो सुनते साथ ही लियांग ने चिनपिंग को बता दिया कि जीशांग मर चुका है। ये सुनते ही चिनपिंग काफी ज्यादा रोने लगा। वो कहता है कि मैं जानता था कि लास्ट टाइम उनकी सोल मुझसे मिलने आई थी, लेकिन मैं कभी इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं कभी से उम्मीद लगा बैठा था कि वो दोबारा से वापस जरूर आएंगे। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उनकी मौत की खबर को सच मान लूं। आफ्टर ऑल वो मेरे मास्टर थे। तो लियांग भी चिनपिंग को संभालते हुए कहने लगा कि तुम भी जीशांग जैसी हो, एकदम बेवकूफ। और मुझे तुम्हारी यही बात काफी ज्यादा पसंद आई। देखो मैंने जानबूझकर तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हें परखना चाहता था। इस कल्टीवेशन की दुनिया के तेवर निराले हैं। यहाँ पर लालच इंसानियत से बड़ी समझी जाती। लिनहुआ के पास भी अपॉर्चुनिटीज होगी, वहीं पर लिनशुआ के पास कल्टीवेशन का टैलेंट है, मगर ये सारी चीजें इस दुनिया में खरीदी जा सकती हैं। हालांकि उन बच्चों ने ऐसा नहीं किया, वो तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर वो चाहते तो डाली डायनेस्टी को ज्वाइन करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे चलकर वही तुम्हारे साथ ही होंगे। कल्टीवेशन की जर्नी में वही स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे जिनकी मदद के साथ तुम ऊंचाइयों को छू पाओगे। जिस पर चिनपिंग कह रहा था कि पैसों की लालच हम सब में पाई जाती, लेकिन मैं तो अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों पर ही यकीन करता हूँ। इस सफर पर आने से पहले
पहले मेरे पास ढेर सारा पैसा आ गया था, लेकिन इस सफर के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ सुई डायनेस्टी जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने मास्टर से किए हुए वादे को पूरा कर सकूं। लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इस मिशन में फेल ना हो जाऊं। अगर मैं बाओपिंग और बाकी बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाया तो मेरे मास्टर जीशांग मुझसे नाराज हो जाएंगे। तुम बताओ लियांग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मिशन को पूरा कर पाऊंगा? तो लियांग उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि ये काम तुमसे बेहतर और कोई कर ही नहीं सकता। और रही बात मेरी, तो देखो भाई, मैं हूँ एक मस्त मौला बंदा, मुझे तुम्हारे जैसा सीरियस रहना बिल्कुल भी सूट नहीं करता। तुम्हारे पास जो जिद है उसे ही जीशांग काफी ज्यादा पसंद करता था। तुम में कुछ ऐसी भी क्वालिटीज है जो मुझे भी काफी ज्यादा अच्छी लगी। इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारी एबिलिटीज को भी परख लिया, इसलिए अब हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग हो जाएंगे। बस याद रखो कि तुमने हमेशा अपने सिर को ऊंचा रखना है, किसी के सामने अपने उसूलों की कुर्बानी मत देना, और तुम्हारी जिंदगी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही उम्मीदें कायम रहेगी। दरअसल कुछ सालों पहले एक यंग लड़का मेरे साथ मार्शल वर्ल्ड घूमना चाहता था। उसने कहा कि मुझे भी तुम्हारे जैसा तलवारबाज बनना है, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। उसे बताया कि तलवारों से अच्छी किताबें हैं। दरअसल ये मार्शल वर्ल्ड इतना ज्यादा बेरहम है कि मैं उस बच्चे को अपने साथ ही नहीं ले जा पाया। बल यहाँ पर लियांग मास्टर जीशांग की बात कर रहा था। वो कहता है कि जैसे उस बच्चे के लिए तलवारों से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी किताबें, तो वैसे ही मैं तुम्हें भी एक सलाह देना चाहूँगा। तुम हमेशा फीस्ट की ही प्रैक्टिस करते रहते हो, लेकिन उसके बजाय तुम तलवारबाजी पर ज्यादा ध्यान दो, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होगी। और उतने में सभी बच्चे घबराए हुए वहाँ पर पहुँच गए। लिनहुआ बता रहा था कि हमारे पीछे एक घोस्ट पड़ा है, प्लीज हमें बचा लो। वही दूसरी तरफ हमें डाली डायनेस्टी की विशाल आर्मी दिखाई गई, जो कि बड़ी तादाद में रेड कैंडल सिटी में एंटर कर चुकी थी। साथ ही साथ डाली डायनेस्टी ने ढेर सारे पावरफुल डेटीज को भी लियांग का खात्मा करने के लिए यहाँ पर बुला लिया था। वो लोग कहते हैं कि आखिर मास्टर शिलांग ने अभी तक अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ क्यों नहीं की। तभी लियू छत पर छलांग लगाते हुए वहाँ पर पहुँच चुका। वो कह रहा था कि हमें मास्टर शिलांग का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, मैं डाली डायनेस्टी के मिलिट्री सिलेक्शन डिपार्टमेंट का चीफ हूँ, तो उस लियांग की गर्दन मरोड़ना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा। जिस पर च्वांगचुन पैलेस के एल्डर कहने लगे कि लियू, इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। लियांग एक लेजेंडरी 12वीं रेल्म का कल्टीवेटर है। जिस पर लियू कहता है, हाँ मैं चाहता हूँ कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो, तभी जाकर तो मुकाबले में मजा आएगा। इधर एक घोस्ट लियांग के सामने पहुँच जाता है। साथ ही लिनहुआ की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि वो घोस्ट बस उसे ही घूरकर देखता जा रहा था। तो लिनहुआ उस घोस्ट को देखकर चिनपिंग से पूछने लगा कि भाई क्या ये तेरा दुश्मन है। साथ ही साथ उस घोस्ट से कहने लगा कि प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो, यहाँ पर कितने सारे और लोग भी हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले इस लियांग का शिकार करो, तब तक मैं यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। जो सुनते साथ ही लियांग ने लिनहुआ को सीधे उस घोस्ट की तरफ फेंक दिया। लिनहुआ ने देखा कि उस घोस्ट ने तो उसे अपनी गोद में उठा लिया है। जो देखते साथ ही वो तुरंत ही बेहोश होने का नाटक करने लगा। तो लियांग उससे कह रहा था कि प्लीज यार इतनी भी नौटंकी मत कर, ये एक इन स्पिरिट है जिसने कल्टीवेशन अचीव की और तुम्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच गया। दरअसल किसी ने इसे यहाँ पर भेजा है स्पेशली तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद लियांग उस इन स्पिरिट से कहने लगा कि अब इन बच्चों को डाली बॉर्डर के एफओ पास तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस पर वो इन स्पिरिट कह रहा था कि सीनियर आप तो मेरे ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, फिर आप मुझ पर ब्लाइंडली ट्रस्ट क्यों कर रहे हो। तो लियांग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं पहचानने में कभी गलती नहीं करता, तुम एक राइचस पाथ के फॉलोअर हो, बाहर से सख्त और अंदर से मोम जैसे नरम। जिस पर वो इन स्पिरिट कहने लगा कि हाँ सीनियर मैं भी बिल्कुल आपके जैसा हूँ। जो सुनते साथ ही लियांग की हंसी छूट गई। वो कह रहा था ना बेटा मैं तो तुमसे 1000 गुना ज्यादा भयानक हूँ। वेल उस लेक में जो मछलियाँ थी उन्होंने लियांग का लोकेशन लीजिन तक पहुँचा दिया था। लीजिन को लगा कि शायद लियांग उसकी जासूसी को पहचान नहीं पाएगा, मगर लियांग ने तो एक ही टिचकी में उतने दूर से ही लीजियान पर अटैक कर दिया। इधर लियांग उसकी फिश को कैप्चर करके उसे लिनहुआ के वाटरफॉल बुक में ऐड कर देता है। साथ ही साथ उसने लिनहुआ को एक टैलिस्मान थमा दिया। वो कह रहा था कि अच्छे से पढ़ाई करना और इस टैलिस्मान को जाया मत करना। जिसके बाद ये सभी लोग मेन गेट की तरफ रवाना हो गए। आज लियांग अपनी टीम से दूर जाने वाला था, तो कहता है बताओ तुम में से किसे मेरा गधा चाहिए। जो सुनकर लिनहुआ उससे पूछने लगा कि लियांग क्या तू मरने वाला है? अगर सच में मरने वाला है तो चल अपने सारे ट्रेजर्स मेरे हवाले कर दे, मैं उन ट्रेजर्स को तेरी
तरफ से आखिरी तोहफा समझकर रख लूंगा। जिस पर लियांग कहने लगा, बच्चे इतनी आसानी से तो मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला। और फिर जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उसके सामने डाली डायनेस्टी की आर्मी खड़ी थी। वाले सभी लोग लियांग को मारने के लिए यहाँ आए हैं। तो लियांग उन्हें देख स्माइल करते हुए कहने लगा कि इस ट्रिप पर मैं कुछ लोगों से बात करने आया था। इनफैक्ट एक पैगाम देने आया हूँ। भले ही जीशांग ने अपने दुश्मनों पर तवज्जो नहीं दी, उसने हमेशा डाली डायनेस्टी की हरकतों को नजरअंदाज किया, लेकिन ये लियांग वैसा बिल्कुल नहीं। मैं तो डाली डायनेस्टी को करारा जवाब देना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही सिपाहियों ने उस पर एरोस पॉइंट कर दिए। वहीं पर लियांग चिनपिंग से कहने लगा कि तुमने पाइथन के साथ फाइट करते वक्त अपनी सोड इंटेंट का एक स्ट्रैंड यूज किया था। उस दिन तुम्हारी एनर्जी का काफी ज्यादा नुकसान हो गया, तो उसी वजह से मैं तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ। इसे 18 स्टॉप ब्रीदिंग के नाम से जाना जाता। तुम यूँ समझ लो कि मेरी तरफ से तुम्हारी एनर्जी की भरपाई है। तो चिनपिंग भी उसके पास चला गया। वहीं दूसरी तरफ हमें डाली डायनेस्टी का महल दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बड़ी फौज तैनात की गई थी। साथ ही साथ हम डाली के एम्परर को भी देख पाते हैं। उसका छोटा भाई जैंग उसे बताने लगा कि चिनपिंग के साथ वेजिन नाम का बंदा आने वाला था, मगर उसके ओरिजिन के बारे में हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। कुछ लोग बता रहे थे कि उसका नाम वेजिन ना होकर लियांग है और ये बंदा 12वें रेल्म का बहुत ही खतरनाक फिगर माना जाता। तो मुझे नहीं लगता कि हमने ऐसे बंदे के साथ पंगे लेने चाहिए। जिस पर एम्परर कहने लगा कि तुम तो बेवजह ही परेशान हो गए, हमारे पास व्हाइट जेड जैसा नेशनल प्रोटेक्टिंग ट्रेजर है, तो बंदा चाहकर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लियांग चिनपिंग से कह रहा था कि इस मुकाबले को केयरफुली ऑब्जर्व करना, मैं अपनी हर एक मूव की जानकारी तुम्हें देता रहूंगा। और अब लियांग आगे बढ़ते हुए बताने लगा कि हमारी ची पावर ड्रैगन की वेन्स जैसी है, जो कि 10,000 माउंटेन्स के एंसेस्टर लिनचोंग से ओरिजिनेट हुई थी। तब तक डाली की आर्मी ने अपने हजारों लाखों तीर हवा में रिलीज कर दिए थे, तो लियांग ने अपनी 18 स्टॉप में से पहले स्टॉप का यूज किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ची पावर रिलीज होने लगती है और उस ची पावर ने सिपाहियों के सभी एरोज को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लियांग काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सेकंड स्टॉप को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर वो बड़े इक्वल अंदाज में स्लैशेस रिलीज कर रहा था। वहाँ पर इतने सारे सिपाही होकर भी कोई भी लियांग की स्पीड और मूव्स को गेस नहीं कर पाया। उतने में ही लियांग ने तीसरी स्टॉप का यूज करते हुए राउंड शेप में स्लैश को अनलिश कर दिया, जिससे उसके आसपास की जगह पूरी तरह से खाली हो गई थी। मगर यहाँ पर सिपाहियों की जरा भी कमी नहीं थी। उन्होंने तो चारों ओर से लियांग को घेर लिया। तो लियांग चिनपिंग को बताता है कि अपनी ची पावर को स्पिरिट में पेनिट्रेट करो, यही से तुम्हारी फोर्थ स्टॉप एक्टिवेट होगी। यहाँ पर लियांग अपनी ची पावर के साथ काफी तेज रफ्तार से स्पिन होने लगा। कोई भी सिपाही उसकी मूव का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। लियांग कहने लगा कि अब 5वीं स्टॉप के वक्त तुम्हें अपनी ची पावर को अपनी बॉडी के हर एक बोन तक पहुँचाना होगा। जब ये ची पावर तुम्हारे सीने में पहुँच जाए तभी किसी पानी जैसी महसूस होगी और फिर ये धीरे धीरे अपना सोड इंटेंट रिलीज कर देगी और उस वक्त तुम छठी स्टॉप में पहुँच जाओगे। यहाँ पर चिनपिंग भी लियांग ने बताई हर एक बात को केयरफुली सुन रहा था। इनफैक्ट उसने तो अपने माइंड में ही इन स्टॉप्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। यहाँ पर लियांग उन सिपाहियों को मारते हुए कहने लगा कि अब ची पावर तुम्हारी कोर तक पहुँच जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मानो तुम्हारा खून उबल रहा हो और उस वक्त तुम 7वें स्टॉप को परफॉर्म करोगे। तब तक सिपाहियों ने अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही लियांग पर अटैक कर दिए, जिसे लियांग अपनी बैम्बू सोड से रोकते हुए चिनपिंग को बता रहा था कि ची पावर को तुम्हारी वेस्ट तक ले जाकर स्पिन करो, ये होगा तुम्हारा 8वां स्टॉप। और फिर उसने राउंड स्लैशेस रिलीज करते हुए इन सभी को निपटा दिया। सो इस तरह से लियांग ने चिनपिंग को ची पावर को सर्कुलेट कैसे करना है और किस मोमेंट पर कौन सा स्टॉप यूज करना होगा, ये सारा तरीका बता दिया। इसी दरमियान सभी सिपाही एक साथ ही उस पर अटैक करने पहुंच चुके थे। तो उस वक्त लियांग ने चिनपिंग को बताया कि अब तुम्हारी ची पावर सोड में एंटर करके प्रोफाउंड सोड इंटेंट को रिलीज कर देगी और फिर जब ये स्लैश डिलीवर होगा तब सभी चीजें उनकी ओरिजिन तक पहुंच जाएंगी। यहाँ पर लियांग का स्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि वो सभी लोग एक ही सेकंड में खत्म हो गए और इसे ही 18 स्टॉप ब्रीदिंग टेक्निक कहा जाता था। चिनपिंग तो उनकी इस मूव से ही काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। उस ग्राउंड पर लियांग के अलावा और अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था, जिसके बाद लियांग ने उन सभी डेटीज को भी चैलेंज किया।
वो कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो तुम एक साथ ही मुझ पर हमला कर दो। जो सुनते साथ ही एक डेटी ने फटाफट से अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया। वो लियांग से कह रहा था कि तुझे मारने के लिए मैं अपनी कल्टीवेशन को दांव पर लगा चुका हूँ, लेकिन लियांग ने तो अपने बस एक ही स्लैश में उसके धर्मा फॉर्म की धज्जियां उड़ा दी। वहीं पर दूसरे डेटीज भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लियांग पर हमला कर देते हैं, मगर लियांग उन सभी को डॉज कर सीधे चुआंगचुन पैलेस की लेडी के पास चला गया। उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारी बोट पर वाइन पी थी, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। जिसके बाद वो सीधे लियो की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर लियो ने अपने ड्रैगन्स को समन कर लिया था, मगर लियांग अपने एक ही पंच में उसके ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। जो देख लियो उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर लियांग ने उन्हें डॉज करते हुए उस बंदे को एक ही लात में पहाड़ों की चुम्मी लेने भिजवा दिया। वो बंदा पहाड़ों को चीरते हुए सीधे माउंटेन डेटी वेइबू के पास जाकर गिर गया था। वह यहाँ पर डेटी वेइबू उसे मारना चाहता था, लेकिन वो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है। और अब हमें डाली डायनेस्टी का पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सोर्ड को जंजीरों से बांध के रखा था। तो सॉन्ग जिनशिन उस तलवार में अपनी एनर्जी ऐड कर देता है, जिसके चलते पैलेस पर लगा हुआ बैरियर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यहाँ पर एम्पायर सॉन्ग जिनशिन से पूछता है कि बताओ मैं इस बैटल में पार्टिसिपेट क्यों कर रहा हूँ, जिस पर सॉन्ग जवाब देते हुए कहने लगा कि मेरी मदर चेनपिंग को मारना चाहती है और जब तक लियांग जिंदा है तब तक चेनपिंग को मारना पॉसिबल नहीं। तो एम्पायर उसे बताने लगा कि स्मॉल टाउन की ड्रैगन फर्नेस काफी तेजी से आग बरसा रही है, जिसमें लाइफ बाउंड पोर्सलेन 1 बाय 1 बनाए जा रहे हैं। इन मिट्टी के बर्तनों में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई है, जिसके चलते कई सारे लोग उस स्मॉल टाउन के ट्रेजर्स को हासिल करना चाहते। इन सभी फैक्शन ने अपना ढेर सारा गोल्ड और कॉपर कॉइन दाव पर लगा दिए, ताकि लीजू के हेवन यानी कि स्मॉल टाउन उन्हें मिल जाए। लेकिन अब कुछ लोग डाली के खिलाफ जाकर उस स्मॉल टाउन पर कब्जा करना चाहते हैं, खासकर ईस्टर्न ट्रेजर वास्ट कॉन्टिनेंट। तो ये बैटल करके मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि डाली के खिलाफ जाना कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता। और लियांग ने भी हमारे खिलाफ जाकर वही गलती कर दी, तो उसे मार के हमारा डोमिनेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इधर लियांग कह रहा था कि डाली का एम्परर तो काफी ज्यादा दिलचस्प है, मेरे ख्याल से उससे मुलाकात करना जरूरी होगा। और अब वो बाओपिंग को अपना सोर्ड नर्चरिंग गोल्ड गिफ्ट कर देता है, मगर उसने बाओपिंग से उसकी जियांगफू सोर्ड उधार मांग ली। बाओपिंग उसे बताती है कि अगर तुमसे ये सोर्ड ब्रेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तुम्हें इसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनते साथ ही लियांग उसका लाड करने लगा। सब यहाँ पर लियांग डाली डायनेस्टी के एम्परर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं एक महान तलवारबाज हूँ, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि ये बंदा तो बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है। लेकिन तुम्हें क्या ही पता कि इस लियांग ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। साथ ही वो इन स्पिरिट को हुक्म देता है कि अब मेरे साथियों को प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अब लियांग हवा में फ्लोट करने लगा। हेवन एंड अर्थ की सारी एनर्जी उसमें समा रही थी, और फिर उसने अपनी हैट को उतार दिया। उस हैट के नीचे गिरते ही समय मानो एक जगह पर थम सा गया था। साथ ही साथ वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो रिलीज हो रहा था। ऐसा लगता है कि मानो कोई चीज कैद से आजाद हो गई। इधर लियांग कह रहा था कि कल्टीवेशन की हायर रैंक तक जाना इतना भी अच्छा नहीं। अब मैंने अपनी हैट उतार दी है, तो मेरी कल्टीवेशन फटाफट से रिकवर करेगी। यानी कि लियांग की हैट उसकी कल्टीवेशन को सप्रेस रखती थी। लियांग कह रहा था कि शायद अब मैं इस मॉर्टल वर्ल्ड में रुक नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम सभी से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। जो सुनते साथ ही लिनहुआ रोते हुए कहने लगा कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी कोई गाली नहीं दूंगा। यहाँ पर लियांग भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसे लगा ही नहीं था कि मॉर्टल वर्ल्ड की ये छोटी सी जर्नी उसके लिए इतनी यादगार बन जाएगी। तो लिनहुआ से कहता है कि हमें अलग होना पड़ेगा। कल्टीवेशन की जर्नी में भले ही हम हजारों साल जिंदा रह पाते, लेकिन अपनों के साथ बिताए हुए पल काफी ज्यादा कम होंगे। यहाँ पर कई सारे लॉस सेटअप हैं, जिंदगी, एज, सिकनेस और फिर मौत, इन सब से हमें गुजरना पड़ता। तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और स्ट्रॉन्ग तुम तभी बन सकते हो जब किसी ताकतवर बंदे का मुकाबला करो, उसके साथ कम्पीट करो। कमजोरों को कुचलकर हम कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते, इसलिए मैं भी उन स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों के साथ फाइट करने जाने वाला हूँ। और उन्हें सबक सिखाने के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझसे वादा करो कि तुम जरूर से मेहनत करोगे। जिसके बाद चेनपिंग से कह रहा था कि तुम काफी ज्यादा सीरियस रहते हो, तो कभी कभार जी खोलकर हंसा भी करो। जो सुनते साथ ही चेनपिंग के चेहरे पर स्माइल आ गई, और अब लियांग अपने उसी कूल अंदाज को बरकरार रखते हुए वहाँ से रवाना हो गया। ये सभी लोग उसके जाने की वजह से काफी ज्यादा इमोशनल थे। इनफैक्ट लियांग को भी उनसे काफी ज्यादा लगाव हो चुका है, और अब वो डाली डायनेस्टी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेटीज का मुकाबला करने रवाना हो गया।
इधर डेली डायनेस्टी का एम्परर कह रहा था कि तुम 12वीं लेवल के कल्टीवेटर हो, यानी कि तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।